हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट के एंड में देखा था कि जब फैंग अपना सामान बेच कर शॉप से बाहर जाता तो उसकी मुलाकात उसे पहली शॉप वाले ओनर से होती है, जो उससे पूछता है वो सारी चीजें कहाँ हैं। तो फैंग कहता है मैंने तो वो सब बेच दिया। अब आगे हम देखते हैं फैंग की बातें सुनकर उस ओनर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एल्डर चैन को जो चीजें चाहिए थी उसे बेचने की। तो फैंग उससे कहता है तुम उन चीजों की सही प्राइस ना बताकर मेरा फायदा उठाना चाहते थे, अब तुम सोचो कि ग्रेट एल्डर से कैसे डील करना है। और वहां से जाने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें मार्केट का सीन दिखाया जाता है, जहां हम हानियों को सामान खरीदते हुए देखते हैं, पर वहां का शॉप ओनर उसके साथ बदतमीजी करने लगता है, जिसे हानियों काफी अच्छा सबक सिखाती है। और वहां से जा ही रही होती है कि तब एक जांग शोंग नाम का बंदा उससे कहता है मेरे लोगों को चोट पहुंचाकर तुम यहाँ से जाना चाहती हो, और उस पर अटैक करता है, जिससे हानियों पीछे की ओर चली जाती है। तो वो उससे कहता है तुम तो काफी खूबसूरत हो, अगर तुम मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हें काफी अच्छे से प्रोटेक्ट करूंगा। तो हानियों से कहती है और अगर मैं तुम्हारे साथ ना जाना चाहूँ तो, जिस पर जांग शोंग कहता है तब तो हमें इस प्रॉब्लम को यहीं पर सॉल्व करना होगा। जिसे सुनकर हानियों उसे अपने हंटर से खींचने की कोशिश करती है, पर उसके अटैक से पीछे की ओर चली जाती है। और जैसे ही जांग शोंग उस पर अटैक करने वाला होता है, फैंग बीच में आकर उसे एक किक मारता है और हानियों से पूछता है तुम ठीक तो, और जांग शोंग से कहता है बस अब बहुत हुआ। जिस पर जांग शोंग उससे कहता है अच्छा तो तुम्हें यूजलेस फैंग हो। जिसे सुनकर हानियों फैंग को वहां से जाने को कहती है। तभी जांग शोंग उस पर अटैक कर देता है और उन लोगों में फाइट होने लगती है, जिसमें जांग शोंग घायल होकर दूर जा गिरता है। वहीं कुछ बंदे फैंग की तारीफ करने लगते हैं। तभी फैंग जांग शोंग से कहता है तुमने हानियों को चोट पहुंचाया, साथ ही उसे मारने की भी कोशिश की, अब तो ये मैटर हमें कम्प्लीटली सॉल्व करना ही होगा। और जैसे ही उस पर अटैक करने जाता जिंग चाओ नाम का एक बंदा उस पर पीछे से प्रेशर देने लगता है। ये देख फैंग उसे सारी बातें बताता है, पर वो उसकी बातों पर जानबूझकर यकीन नहीं करता। तो फैंग उस पर अटैक करने की भी कोशिश करता है, पर कर नहीं पाता। अभी वहाँ हान कॉन्ग आता है और उससे कहता है जिंग चाओ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी और मेरे भतीजे को डराने की। जिसे सुनकर जिंग चाओ फैंग तो इसकी ओर धक्का दे देता है। तो फैंग हानकॉन्ग को सारी बातें बताता है। तो हानकॉन्ग गुस्से से जिंग चाओ से कहता है अरे तुम्हें ये नहीं देखा कि इसने मेरी बेटी को मारा। तो जिंग चाओ कहता है मैं यहाँ पर लेट आया था, और जब मैं यहाँ आया तो मैंने फैंग जांग शोंग को मारते हुए देखा, और मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारी बेटी है, पर अब मैं जांग शोंग को तुम पर छोड़ता हूँ। और वहां से जाने लगता है। यही देख जांग शोंग उसे खरीदने की कोशिश करता है, पर वो उसे मारकर नीचे फेंक देता है। तो वो हानकॉन्ग से माफी मांगने लगता है, पर हानकॉन्ग उसकी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देख वो शॉप ऑनर वहां से भागने की कोशिश करता है, पर हानकॉन्ग उसकी भी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय कर देता है और फैंग और हानियों के साथ अपने घर जाता है, जहां वो फैंग की कल्टीवेशन लेवल के बारे में पूछता है। तो फैंग उसे बताता है कि वो स्काई गेट रिलम के 6 लेवल में पहुंच गया है, जिसे सुनकर हानकॉन्ग चौंक जाता है। वही हानियो भी फैंग की काफी तारीफ करती है। तो हानकॉन्ग काफी खुश होकर फैंग से कहता मुझे पता था शिंगयू का डिसिपल यूजलेस नहीं हो सकता, और अगर शिंगयू को इसके बारे में पता चला तो वो काफी ज्यादा खुश होगा। तो रेंग से कहता है अब मैं अपने मास्टर का बदला लेकर जाऊंगा। तो हानकॉन्ग कहता है नहीं, अभी सही वक्त नहीं लिया, और उससे आउटर सेक्ट में हो रहे ग्रेट कॉम्पिटिशन के बारे में बताता है और कहता है अगर तुम टॉप 5 में पहुंच गया तो तुम्हें ना सिर्फ रिवॉर्ड मिलेगा बल्कि तुम इनर सेक्ट के डिसिपल भी बन जाओगे। जिसे सुनकर फैंग कहता है मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट जरूर करूंगा। तो हानकॉन्ग उससे कहता है और अगर तुम टॉप 5 में नहीं भी पहुंचे तो भी इसमें पार्टिसिपेट करने से तुम्हारी फाइटिंग एक्सपीरियंस काफी बढ़ जाएगी। तो हानियो से पूछती है पर डैड अब तो फैंग बहुत स्ट्रांग हो गया है, फिर भी वो टॉप 5 में क्यों नहीं पहुंच सकता। जिसे सुनकर हानकॉन्ग उन्हें कुछ पावरफुल डिसिपल्स के बारे में बताते हुए कहता है फैंग की करंट स्ट्रेंथ को देख टॉप 5 तो क्या टॉप 10 में भी अपनी जगह बनाना काफी मुश्किल होगा, और पिछली बार तो गॉड गेट रिलम के करीब पहुंचने वाली कल्टीवेटर्स भी पार्टिसिपेट किए थे। जिसे सुनकर फैंग कहता तब तो मुझे इनर सेक्ट के डिसिपल बनने के लिए काफी मेहनत करनी होगी। तो हानकॉन्ग उससे कहता 6 लेवल के कल्टीवेटर को नॉर्मल राउंड में पार्टिसिपेट करने की कोई जरूरत नहीं है, तो मैं तुम्हारा नाम रजिस्टर कर देता हूँ, तब तुम डायरेक्टली मेन राउंड में पार्टिसिपेट कर पाओगे। जिसे सुनकर हानियो भी उससे पार्टिसिपेट करने को कहती है, पर उसकी लेवल वीक होने
होने के कारण हानकोंग मना कर देता तो फैंग उससे मूशिंग सेट के उसी एल्डर का मार्शल आर्ट बुक देता, जिसे देख हानकोंग कहता ये तुम्हें कहाँ से मिला। तो फैंग उससे पास्ट इंसिडेंट के बारे में सब कुछ बताता है, जिसे सुनकर हानकोंग कहता लगता है मैंने जितना सोचा था तुम्हारी एक्सपीरियंस तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है, और हानयू को उस बुक के सेकेंड लेवल के वाइब टेक्निक को प्रैक्टिस करने को कहता, जिसे सुनकर हानयू काफी खुश होकर फैंग को थैंक्स कहती है। तो फैंग कहता तुमने और अंकल हान ने मेरा जितना ख्याल रखा उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं गया। तो हानकोंग फैंग को और हार्ड वर्क करने को कहता है। तो फैंग कहता है ठीक है तो मैं फिर से मार्शल आर्ट्स पवेलियन जाता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम फैंग को मार्शल आर्ट्स पवेलियन के बाहर देखते हैं, जहाँ वो एल्डर चैन को देख ग्रीट करता। तो एल्डर चैन इससे पूछते हैं इस बार तुम्हें क्या चाहिए। तो फैंग उनसे कहता सेक्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग मैं लिए हुए बुक को वापस कह के दूसरा बुक ले सकता हूँ, जिसे सुनकर एल्डर चैन चौंक के कहते हैं स्काई गेट चिलम के 6 लेवल में, और उसकी काफी तारीफ करते और इसे डायरेक्टली 3rd फ्लोर पर जाने को कहते हैं, जिसे सुनकर फैंग वहां से जाने लगता है। तो वो उससे कहते हैं मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस जैसे स्ट्रेंथ इंक्रीज करने का प्रोसेस नहीं होता, बल्कि अपनी स्ट्रेंथ को कंट्रोल करना सीखना भी बहुत जरूरी होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम फैंग को मार्शल आर्ट्स पवेलियन के 3rd फ्लोर के अंदर जाते हुए देखते हैं, जहाँ की सारी बुक्स को देख वो कहता यहाँ का तो कोई भी बुक मेरे सुटेबल नहीं है, और एक दीवार के पास जाकर कहता इसी के जरिए मैं पता लगा सकता हूँ कि मेरी बॉडी के अंदर कितनी ट्रू एनर्जी है, और उस पर अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके कहता ये तो काफी सिंपल था। और फिर एल्डर चैन की बातों को याद करके उस दीवार पर फिर से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करता और फिर अपनी पावर्स को काफी इंक्रीज कर देता है, जिससे उस दीवार में लाइटनिंग एनर्जी क्रिएट होती है और वो उस दीवार के अंदर जाने लगता है, जिससे उसे चोट लगती है। और ये सब दूसरी तरफ से एल्डर चैन देख मुस्कुरा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं फैंग दूसरे फ्लोर पर जाता है, जहाँ वो काफी सारी बुक्स को देखता है और अंडरग्राउंड केव भी ढूंढने की कोशिश करता है, और तभी उससे फायर वाशो टेक्निक की एक बुक मिलती है, जिसे पढ़कर वो वापस रखते हुए कहता ये भी मेरे लिए सुटेबल नहीं है। और काफी ढूंढने के बाद उसे फिर से एक बुक मिलती है फ्लावर रेन स्वॉर्ड टेक्निक की, जिसे देख वो कहता मास्टर भी स्वॉर्ड टेक्निक ही कल्टीवेट करते थे, तो उनके डिसिपल होने के नाते मैं ये कैसे छोड़ सकता हूँ। और उस बुक को लेकर बाहर जाता है, जहाँ वो देखता है तो एल्डर चैन ड्रिंक करते करते हंसने लगते हैं। तो वो उनके पास जाकर उनसे पूछता है आप ठीक तो हो। तो एल्डर चैन से कहते हैं अब तो मुझे इसकी आदत सी हो गई है, जिसे सुनकर फैंगन से कहता कोई इतना ड्रिंक नहीं करना चाहिए। तो एल्डर चैन उससे कहते हैं अगर ये ड्रिंक नहीं होता तो मैं तो कब का मर चुका होता। तो फैंगन से पूछता है तो क्या ये वाइन आपकी मेडिसिन है। तो एल्डर चैन उसे उस वाइन के बारे में बताते हैं। तो फैंग उन्हें एक ट्रेजर देते हुए कहता है क्या ये आपकी कुछ मदद कर सकती है, जिसे देख एल्डर चैन चौंक कर कहते हैं स्नेक बाइल पर ये तुम्हें कहाँ से मिला। तो फैंग उन्हें बताता है कि मैंने ये स्नेक को मारकर हासिल किया है। तो एल्डर चैन कहते हैं पर उसे मारना तो काफी मुश्किल होता है, इनफैक्ट मैं भी उसे इतनी आसानी से नहीं मार सकता। तो फैंग उन्हें उस स्नेक बाइल के बारे में बताते हुए कहता है ये ट्रेजर ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करती है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए यूजफुल होगा। तो एल्डर चैन कहते हैं ये मेरे लिए बहुत यूजफुल है, पर मुझसे कहीं ज्यादा यूजफुल ये तुम्हारे लिए होगा। तो क्या तुम श्योर हो कि तुम मुझे ये देना चाहती हो। तो फैंग उनसे कहता है आपने कितनी बार अपनी जान खतरे में डालकर स्टूडेंट्स को बचाया है और उन्हें सही डायरेक्शन दिया, उसके बदले तो ये ट्रेजर कुछ भी नहीं है। जिसे सुनकर एल्डर चैन हंसने लगते हैं। तो फैंग कहता है अब मैं यहाँ से चलता हूँ। तो उसे जाता देख एल्डर चैन सोचते हुए कहते हैं फैंग मैं हमेशा तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम फैंग को शिंग्यू के ग्रीव के पास कुछ फ्रूट्स और स्वीट्स रखते हुए देखते हैं, जहाँ वो काफी मायूस होकर कहता है मास्टर मैं आपको बहुत मिस करता हूँ। और खड़ा होकर कहता शनशु मेरे पीछे पड़ा हुआ और इसके लिए मैं अंकल हान को परेशान करना नहीं चाहता, इसलिए मैं आउटर सेक्ट ग्रेड कॉम्पिटिशन के बाद फिर से वापस आऊंगा। और वो वहां से जैसे ही जाता शनशु अपने डिसिपल्स के साथ वहां आता और कहता ये फैंग फिर से भाग गया। तो उसका एक बंदा उसे कहता मास्टर उसे एक बार सेक्ट कॉम्पिटिशन में हमसे मिलने दीजिए, उसके बाद हम उससे यंग मास्टर का बदला जरूर लेंगे। जिसे सुनकर शनशु हंसने लगता और वहां से जाते हुए कहता ठीक है जैसा तुमने कहा है और ठीक वैसा ही करना। अब आगे हमें माउंटेन का सीन दिखाया
जाता है, जहाँ पर हमें गुफा के अंदर फैंग को फ्लावर रेन स्वॉर्ड टेक्निक को कल्टीवेट करते हुए देखते हैं, पर उससे वो टेक्निक सक्सेसफुली कल्टीवेट नहीं हो पा रही होती, तो वो ऑर्चिड जेड के जरिए कल्टीवेट करने लगता है, जिससे उसका फर्नेस काफी फास्टली अब्सॉर्ब करने लगता है। तभी उसमें से ब्लैक ब्लड स्नेक की सोल उसके बॉडी के अंदर चली जाती है और वो कल्टीवेट करते हुए बेहोश हो जाता है और एल्डर चैन की बातों को याद करने लगता है, जब उन्होंने उसे बताया था कि फ्लावर रेन स्वॉर्ड टेक्निक को कल्टीवेट करने में काफी एनर्जी लगती है। जिसके बाद उसे होश आता, तो वो खुद को देख कहता है, भले ही अब मैंने 7th लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया है और अब मुझे इसके जरिए अच्छे से फ्लावर रेन स्वॉर्ड टेक्निक को कल्टीवेट करना होगा। जिसके बाद वो माउंटेन के जंगलों में तेज बारिश में फ्लावर रेन स्वॉर्ड टेक्निक को कल्टीवेट करने लगता है और उसी स्वॉर्ड टेक्निक के जरिए एक रॉक को तोड़ देता है और कहता है, अब आउटर सेक्ट का कंपटीशन जल्दी ही स्टार्ट होने वाला होगा, तो मुझे यहाँ से जाना होगा। तो नेक्स्ट सीन में हमें बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम दो बंदों को फाइट करते हुए देखते हैं, जिनमें से सुजैन नाम का एक बंदा जीत जाता है। वही शेंशु से फैंग के बारे में पूछता है, जिसे सुनकर शेंशु हांगकांग को सुनाकर फैंग के बारे में काफी बुरा भला बोलने लगता है, जिसे सुनकर शिंशाओ और वहां बैठे एक और एल्डर शेंशु का साथ देने लगते हैं, जिसे सुनकर हांगकांग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी वहां पर फैंग आता है और उसे ग्रीट करता है, तो शिंशाओ उसे कहता है, फैंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एल्डर शेंशु को इंतजार करवाने की। जिस पर फैंग चारों तरफ देख कहता है, एल्डर शेंशु, पर वो तो मुझे कहीं देख ही नहीं रहे, और सुसैन के साथ फाइट करने जाता है। जिसे देख शेंशु से कहता, डैड अब इस फैंग को आप सीनियर सुजैन पर छोड़ दीजिए। तो दूसरी तरफ सुजैन फैंग को देख कहता है, आज तो तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाओगे। तो फैंग कंपटीशन स्टार्ट करने को कहता है, जिसे सुनकर एक एल्डर कंपटीशन स्टार्ट कर देते हैं और सुजैन को देखकर एक एल्डर उसकी काफी तारीफ करते हैं, जिसे सुनकर शेंशु शेंशिन को सुजैन से सीखने को कहता है। दूसरी तरफ सुजैन जैसे ही फैंग पर अटैक करता है, फैंग के अटैक से पीछे की ओर चला जाता है और फिर से फैंग पर अटैक करता है, पर फैंग उस पर काफी पावरफुल अटैक करके उसे हरा देता है। जिससे एक डेसिबल जाकर चेक करती है, सुजैन बेहोश हो गया होता है। ये देख सब पहुंच जाते हैं। वही शेंशु शेंशिन को सुजैन को लेकर वहां से जाने को कहता है। वही दूसरी तरफ हांगकांग शेंशु का मजाक उड़ाने लगता है, पहले से वहां से चला जाता है। ये देख फैंग एक एल्डर से पूछता है, आप रिजल्ट क्यों नहीं अनाउंस कर रहे हैं। जिसे सुनकर वो एल्डर उसे विनर अनाउंस कर देते हैं, जिसे सुनकर फैंग काफी ज्यादा खुश होता है और हांगकांग उसके पास जाता है। तो वो उससे हानयू के बारे में पूछता है, तो हांगकांग उसके ओपोनेंट के बारे में बताते हुए कहता है वो भी जीत जाएगी। तो फैंग कहता है, चलिए चलकर हम भी उसके मैच को देखते हैं। दूसरी तरफ हानयू भी अपने ओपोनेंट को काफी आसानी से हरा देती है और उससे विनर अनाउंस कर दिया जाता है। जिसे सुनकर हानयू काफी ज्यादा खुश होती है और फैंग और हांगकांग को देख काफी खुश होकर उनके पास जाती है और फैंग को उसे मार्शल आर्ट्स बुक देने के लिए थैंक्स कहती है। पर नेक्स्ट सीन में हम एक साइड हानयू तो दूसरी साइड फैंग को कल्टीवेट करते हुए देखते हैं, जहां फैंग कल्टीवेट करके हांगकांग से कहता है, अंकल हान, इस ड्रैगन बॉडी का तो इफेक्ट काफी पावरफुल है, मैं तो हेवन गेट के इंटरमीडिएट स्टेज में पहुंच गया। तो हांगकांग उसे ड्रैगन बॉडी के पावर्स के बारे में बताता है। तभी फैंग उससे कहता है, जब मैं शिंगशैन माउंटेन्स में था तब मैंने एल्डर शेंशु के डेसिबल्स को आपके बारे में बातें करते हुए सुना। तो हांगकांग उसे बताता है कि शेंशु फैमिली आउटर सेक्ट रिसोर्स हॉल को कंट्रोल करती है, इसलिए वो वीक तो नहीं है, तो मैं तुम पे ध्यान दूंगा, पर तुम भी केयरफुल रहना। तभी एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होता है और हानयू बाहर आकर काफी खुश होकर उन्हें बताती है, डैड मैंने भी ब्रेक थ्रू कर दिया। जिसे सुनकर फैंग उससे कांग्रेचुलेट करता है और उससे गो युआन पिल देता है। जिसे देख हांगकांग कहता है, ये तो बहुत एक्सपेंसिव है। तो फैंग कहता है, मैं 7th लेवल में पहुंच चुका हूँ, तो अब ये मेरे कोई काम का नहीं है, और हानयू को देता है। तो वो उसे थैंक यू कहती है। तभी हांगकांग फैंग को उसके अगले ओपोनेंट दुआन वुशिन के बारे में बताते हुए कहता है, उससे डील करना काफी डिफिकल्ट होगा। उसने बस 14 साल की उम्र में ही हेवनली गेट फिल्म के 7th लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया था। साथ ही वो आउटर सेक्ट के फेमस मास्टर शिमुन
का डिसिपल और वो 7th लेवल के ऑर्डिनरी कल्टीवेटर से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। जिसे सुनकर फैंग सोचने लगता है और कहता है आपकी एडवाइस के लिए थैंक्स, अब मैं चलता हूँ, और वहां से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम बैटलफील्ड में फैंग और दुआन वुशिन को देखते हैं। अभी वहाँ फैंग के हाथों मार खाए हुए बंदे भी आते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि दुआन वुशिन और कोई नहीं बल्कि उन्हीं का 4th ब्रदर होता है। वही कुछ डिसिपल्स दुआन वुशिन के पावरफुल ऑरे के बारे में बातें कर रहे होते हैं, जिसे सुनकर फैंग भी सोचने लगता है इस दुआन वुशिन की स्पिरिचुअल ऑरा तो सच में एविल है और एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करता है। जिसे देख दुआन वुशिन उससे पूछता है अरे तुम ही फैंग हो जिसने दुआन चैनफेंग को हराया था। अब आगे हम देखते हैं दुआन वुशिन की बातें सुनकर फैंग कहता है अच्छा तो तुम्हें ऑलरेडी इसके बारे में पता है। तो दुआन वुशिन उससे कहता है तुमने जो दुआन चैनफेंग के साथ किया उसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। जिस पर फैंग से कहता है बकवास बंद करो, अगर तुम्हें लिवेंज लेना ही है तो अच्छी बनने का नाटक क्यों कर रहे हो। तो एक एल्डर मैच स्टार्ट करने को कहते हैं, जिसे सुनकर एक एल्डर शिंगशाओ से पूछते हैं आखिर मास्टर शियुन अपने इतने क्लोज डिसिपल का मैच क्यों नहीं देखने आए। तो शिंगशाओ कहता है दुआन वुशिन की पावर्स को देख उसके फिक्र करने की भी जरूरत ही नहीं है। दूसरी तरफ दुआन वुशिन फैंग पर एक बून हैंड के जरिए अटैक करता है, पर फैंग उसे काफी आसानी से डिस्ट्रॉय करके कहता है कि बस यही तुम्हारी एबिलिटी है और उस पर अटैक करने जाता है। तो दुआन वुशिन फिर से उस पर बून हैंड के जरिए अटैक करता है, जिसे फैंग डिस्ट्रॉय करके उसे एक पंच मारता है, पर दुआन वुशिन वहां से गायब होकर उसके पीछे जा खड़ा होता है। तो फैंग उस पर फिर से अटैक करने जाता है, तो वो वहां से गायब होकर फैंग के चारों तरफ एक बून मैजिकल फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लेता है और डीमन स्केलेटन के जरिए अटैक करता है, जिसे फैंग अपनी पावर्स के जरिए रोकने की काफी कोशिश करता है, पर उन स्केलेटन्स की आवाज से उसका ड्रैगन भी गायब हो जाता है और इसके सर में काफी तेज दर्द होने लगती है। जिसे देख सारी एल्डर्स दुआन वुशिन की तारीफ करने लगते हैं। ये सुनकर हानकांग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वही दूसरी तरफ हानियो भी फाइट कर रही होती है और फैंग को लड़ता देख कहती है फैंग तुम ठीक तो हो ना, और मौके का फायदा उठाकर उसका ओपोनेंट उस पर लगातार अटैक करने लगता है और उन लोगों में भी काफी जबरदस्त फाइट होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ फैंग भी होश हो गया होता है, तो हानकांग उसे उठाता। तभी एक एल्डर दुआन वुशिन को विनर अनाउंस करते हैं, जिसे सुनकर फैंग चौंक के कहता है नहीं ये नहीं हो सकता। भी उसे चक्कर आने लगते हैं और उससे दुआन वुशिन के साथ की हुई फाइट याद आती है, जिसे सोचने के बाद फैंग कहता है मैं हार गया। तभी हानकांग उसे उठाते हुए कहता है जैन फैंग तुमने काफी अच्छी फाइट की, और दुआन वुशिन की पावर्स के बारे में बताते हुए कहता है पर अब तुम इससे और फाइट नहीं कर सकते, तो चलो वापस चलते हैं। तो फैंग उसकी बातें सुनकर वहां से जाने लगता है। यही देख दुआन वुशिन हंसने लगता है। फैंग हानकांग को रोककर बैठकर कल्टीवेट करने लगता है, तो उसे फिर से दुआन वुशी की बातें याद आने लगती है और वो आंखें खोलता है। तो हानकांग उससे पूछता है चैन फैंग क्या हुआ। तो फैंग से मुस्कुराते हुए कहता है अंकल हान आप हमेशा मुझे फैंग बुलाते हो, और फैंग को समझ आ जाता है कि वो अब भी बून फॉर्मेशन के अंदर ही है, जिसे सुनकर दुआन वुशिन हंसने लगता है। दूसरी तरफ हम हानियो को भी फाइट करते हुए देखते हैं, जिसमें वो और उसका ओपोनेंट दोनों ही काफी पावरफुली एक दूसरे पर अटैक करते हैं, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। तो वही हम फैंग को कल्टीवेट करते हुए दुआन वुशिन की घोस्ट इल्यूशन से बाहर आते हुए देखते हैं, पर फिर भी फाइट के दौरान फैंग काफी ज्यादा घायल हो गया होता। तो दुआन वुशिन उससे कहता तुम्हें क्या लगता बस मेरे घोस्ट इल्यूशन को डिस्ट्रॉय करने से तुम जीत जाओगे, और फिर से उस पर अटैक करता जिसे फैंग डिस्ट्रॉय करता। तो एक बहुत बड़ा धमाका होता जिससे दुआन वुशिन घायल हो जाता। तो फैंग उस पर काफी पावरफुली अटैक करने जाता है। ये देख सारे एल्डर्स चौंक जाते हैं और हानकांग वहां आकर फैंग को रोक देता है और उससे मास्टर शिहुन के बारे में बताते हुए अटैक करने से मना करता है। तो फैंग दुआन वुशिन से कहता है आज तो मैंने तुम्हारी जान बख्श दी, पर अगली बार ऐसा नहीं होगा। जिसके बाद फैंग को विनर अनाउंस कर दिया जाता है, जिसे संक्रमा के सारे लोग उसकी काफी तारीफ करने लगते हैं, साथ ही उसके मास्टर शिंग्यू की भी, जिसे सुनकर शिनचो जिससे से वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हानियो भी अपने ओपोनेंट को हरा देती है, तो उसे भी विनर अनाउंस कर दिया जाता है। तभी वहां फैंग और हानकांग को आता देख हानियो काफी खुश होकर उनके पास
जाती है तो हांगकांग उससे उसका हंटर लेकर फेंग से कहता है रात बाइशी सिटी में एक ऑक्शन होने वाला है और शायद हान यू को एक नए हंटर की जरूरत है और मैं वहां नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मुझे थोड़ा काम है, तो क्या तुम हान यू के साथ वहां जा सकते हो? तो फेंग कहता हाँ क्यों नहीं। तो हांगकांग कहता हान यू बहुत ही शरारती है तो तुम इसका अच्छे से ख्याल रखना। तो फेंग कहता है ठीक है और वो लोग वहां से चले जाते हैं। फिर अगली सुबह हम दो बंदों को शिंगयू के ग्रेव के पास जाते हुए देखते हैं। तभी फेंग बाहर आता है और उन्हें देख चौंक कर दौड़ते हुए उनके पास जाने लगता है। ये देख मोबाइल नाम का बंदा उस पर अटैक कर देता है जिसे ब्लॉक करते हुए फेंग पीछे की ओर चला जाता है। तभी शुशाओ नाम का दूसरा बंदा मोबाइल को रोक कर फेंग को समझाता है कि हमें गलत मत समझना, हम तो बस तुम्हारी मास्टर को ग्रीट कर रहे हैं। तो फेंग उन्हें ग्रीट करते हुए उनसे पूछता है आखिर मैटर क्या है। तो वो उससे कहता है दुआन वोशिन को हरा कर तुम सेक्ट में काफी फेमस हो गए और वो फेंग को ये भी बताता है कि नेक्स्ट मैच में मैं ही तुम्हारा ओपोनेंट हूँ, जिसे सुनकर फेंग चौंक जाता है। तो शू शाओ उससे कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं तुमसे वीक ही हूँ इसलिए यहाँ पर तुम्हारे साथ डील करने आया हूँ। तो फेंग उससे पूछता है कैसे डी। तो शू शाओ कहता है मैं ट्रैवल करना काफी पसंद करता हूँ और नेक्स्ट मैच में मैं तुम्हारा ओपोनेंट हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ अगर मैं मैच में अटैक ना कर पाऊँ तो तुम ज्यादा सीरियस नहीं हो। फेंग भी उससे कहता है मैं भी कोई क्रूअल इंसान नहीं हूँ, जिसे सुनकर वो फेंग को ग्रीट करके वहां से जाने लगता है। अभी वह हान यू दो गोरे लेकर आती है और उन्हें जाता देख फेंग से उनके बारे में पूछती है। तो फेंग उससे पूछता है कि तुम उन्हें जानती हो। तो हान यू से बताती है कि शू शाओ शू ताई का ग्रैंडसन है और शू फैमिली का क्राउन प्रिंस भी और मू बाई एक ऑर्डिनरी डिसिपल है, पर अपने हार्डवर्क से उसने भी कई सारी फेमस डिसिपल्स को हराया है। जिसे सुनकर फेंग सोचने लगता है और फिर वो लोग बाइशू सिटी की ओर निकल जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं हान यू और फेंग बाइशू सिटी से निकल जाते हैं। जाते हुए फेंग हान यू को बताता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है और उसे केयरफुल रहने को कहता है। तभी उस पर अटैक होता है जिससे फेंग बचकर उन लोगों को बाहर आने को कहता है। तो वही शिन फैमिली का बंदा अपने आदमियों के साथ बाहर आता है और फेंग के आगे वो आयरन प्लेट फेंक कर उससे वो मैजिकल हंटर बाहर निकालने को कहता है और उन लोगों में फाइट होने लगती है जिसमें वो बंदा उन पर भारी पड़ रहा होता है। साथ ही वो हान यू को भी फाइट के दौरान घायल कर देता है, जिसके बाद फेंग के पास और कोई रास्ता नहीं बचता और वो फ्लावर रेनस्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करना जैसे ही स्टार्ट करता है तो आसमान में बिजली चमकने लगती है। पर तभी डोंग फेंग वहां आकर शिन फैमिली के बंदूक को खत्म करके उस यंग मास्टर को घायल करके फेंग को बचा लेता है। तो फेंग उन्हें उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू कहता है। तो डोंग फेंग उससे कहता है उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुमने भी मुझ पर एक एहसान किया था तो अब वो बराबर हो गया। और हान यू को एक मेडिसिन देकर और फेंग को एक स्टोरेज बैग देकर उस आदमी को उठाकर वहां से जाने लगता है और फेंग से कहता है अब तुम ये मैटर मुझ पर छोड़ दो। नेक्स्ट सीन में हम हान यू को उसके कमरे में बेहोश देखते हैं। तो दूसरी तरफ फेंग हान यू को सारी बातें बताता है। तो हांगकांग उसे डोंग फेंग के बारे में बताते हुए कहता है और मैंने सोचा नहीं था कि शिंग फैमिली का यंग डिसिपल हेवनली गेज रिलम के 9th लेवल में होगा। जिसे सुनकर फेंग गुस्से से कहता है मैं शिन फैमिली से अपना बदला लेकर रहूंगा। और हांगकांग को वो आयरन प्लेट दिखाते हुए उससे पूछता है इसका क्या काम हो सकता है। तो हांगकांग उसे देख बताता है पर मुझे लगता है ये बस आधा हिस्सा ही है। तो फेंग उसे रख हांगकांग को हान यू का हंटर दिखाता है, जिसके लिए हांगकांग उसे थैंक्स कहता है। तो फेंग कहता है थैंक्स की क्या जरूरत, हम तो एक फैमिली के जैसे। फिर नेक्स्ट सीन में हम फेंग को हांगकांग की बातों को याद करते हुए देखते हैं, जिसके बाद वो भी आयरन प्लेट के बारे में काफी सोचता है और फिर उसे एब्जॉर्व करके कल्टीवेट करते हुए अपने स्पिरिचुअल वॉर में चला जाता है, जहाँ पर वो देखता है तो वो आयरन प्लेट पहली वाली आयरन प्लेट के साथ कंबाइन होकर एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज करती है। तो फेंग चौंक कर अपनी आंखें खोलता है और कहता है ये दो आयरन प्लेट कंबाइन होकर एक हो गई, जिसकी पावर्स इतनी स्ट्रॉन्ग है कि एंशियंट फर्नेस को भी उसे हैंडल करने में प्रॉब्लम हो रही है। और फिर कहता है आज कंपटीशन का 3rd राउंड है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ बंदे शू शाओ और फेंग के बारे में ये बातें कर रहे होते हैं। वहीं फेंग को देख एल्डर चेन हांगकांग से उसकी काफी तारीफ करते हैं। तो हांगकांग उन्हें फेंग को गाइड करने के लिए थैंक्स कहता है और ये भी कहता
है। मैं उम्मीद करता हूँ इस बार फैंग आउटर सेक्ट के 5 मेन डेसिबल्स में पहुंच जाएगा। जिसे सुनकर शिंग शाओ वहां आते हुए शू शाओ की तारीफ करने लगता है और फैंग की बेइज्जती तो एल्डर चैन उससे कहते हैं ऐसा क्यों, क्या वो इतना सीमलेस हो गया है कि अब वो 2 जूनियर्स के बीच की फाइट में भी इंटरफेयर करेगा। जिसे सुनकर शिंग शाओ की बोलती बंद हो जाती है और वो उनसे माफी मांगने लगता है। दूसरी तरफ शू शाइंग से प्रीवियस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग फाइट करने को कहता है तो फैंग कहता है ठीक है। तभी एक एल्डर फाइट स्टार्ट करने को कहते हैं। जिसे सुनकर शू शाओ फैंग पर अटैक करने जाता है तो दूसरी तरफ से फैंग भी उस पर अटैक करता है और उन लोगों में फाइट होने लगती है जिसमें वो दोनों ही एक दूसरे पर काफी पावरफुली अटैक कर फैंग की पावर शू शाओ पर भारी पड़ती है और वो पीछे की ओर जा गिरता है और फैंग से कहता है जैसे कि मैंने आपके बारे में रूमर सुना था, आप तो उससे भी ज्यादा पावरफुल निकले। और कहता है इसलिए मैं आपके आगे गिव अप करता हूँ। जिसे सुनकर फैंग उसकी ओर जाते हुए कहता है सीनियर शू शाओ अब ठीक तो हो। यही देख के सारे बंदे काफी हैरान होते हैं और साथ ही फैंग की काफी तारीफ करने लगते हैं। दूसरी तरफ हांगकांग भी एल्डर चैन से कहता है अब फैंग जीत के काफी करीब है। जिस पर एल्डर चैन कहते हैं पर शू शाओ उससे ज्यादा कैपेबल होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ शू शाओ धोखे से फैंग पर ब्लैक फायर जेट के जरिए अटैक कर देता है जिससे फैंग हेलो कर दूर जा गिरता है। ये देख हांगकांग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है तो शिंग शाओ उसे कहता है इस कंपटीशन में ऐसा कोई रूल नहीं है कि पार्टिसिपेंट्स एक्सटर्नल वेपन्स का यूज नहीं कर सकते और अगर फैंग के पास भी ऐसी कोई एबिलिटी है तो वो भी उसका यूज कर सकता है। जिसे सुनकर हांगकांग फैंग के पास जाने की सोचता है पर तभी शिंग शाओ उसे रोक देता है और कहता है सेक्ट रूल्स के मुताबिक कोई भी इस कंपटीशन में इंटरफेयर नहीं कर सकता। दूसरी तरफ शू शाओ फैंग की इंसल्ट करते हुए कहता है तुम्हें सच में लगा था कि मैं तुम्हारी आगे गिव अप कर दूंगा। और हंसते हुए कहता है आखिर तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है और वहां से जाने लगता है। तो फैंग कहता है तुम तो सच में एक धोखेबाज निकले और खड़ा होता है तो शू शाओ जैसे ही उस पर अटैक करने जाता है फैंग उस पर अपने स्वॉर्ड के जरिए अटैक करता है जिससे घायल होकर शू शाओ दूर जा गिरता है और कहता है फैंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर अटैक करने की, मेरी ग्रैंडपा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तभी जैसे ही फैंग उस पर अटैक करने जाता है कंपटीशन स्टार्ट करने वाले एल्डर उस पर अटैक करके कहते हैं मैंने कहा ना रुक जाओ। तो फैंग उससे कहता है तो जब वो मुझे मारने वाला था तब आपने उसे क्यों नहीं रोका, उसकी जान जरूरी है मेरी नहीं। तो वो एल्डर उस पर फिर से अटैक करते हुए कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की, चलो मेरे साथ पनिशमेंट हॉल। जिस पर फैंग उससे कहता है अच्छा तो तुम अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। जिसे सुनकर मोबाइल को भी शेंशन के साथ की पास्ट इंसिडेंट याद आने लगती है। तभी एल्डर चैन एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करते हैं और उस एल्डर से कहते हैं इससे एक तो नई पनिशमेंट हॉल का एल्डर बनाया ताकि तुम सबको इक्वली ट्रीट करो, पर तुम तो अपनी पावर्स का ही गलत इस्तेमाल कर रहे हो और उससे और शू शाओ को मारकर दूर फेंक देते हैं। ये देख मोबाइल शू शाओ के पास जाता है तो वही सब फैंग के लिए चीयर करने लगते हैं। जिसे सुनकर फैंग काफी खुश होता है। शू शाओ को गुस्से से वहां से जाते हुए देखते हैं। ये देख मोबाइल उससे पूछता है आप ठीक तो ऊपर शू शाओ उसका कोई जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। तो वो एल्डर मोबाइल से कहता है तुम्हारा नेक्स्ट मैच फैंग के साथ था और उससे डोंगजी पिल्स देते हुए कहता ये मुझे मिस्टर शू ने तुम्हें देने को कहा, उन्हें निराश मत करना। तो मोबाइल उससे कहता है पर मैं फैंग के साथ ऑनेस्टली फाइट करना चाहता हूँ। जिसे सुनकर वो एल्डर उसकी इंसल्ट करके वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हांगकांग फैंग से उसकी इंजरीज के बारे में पूछता है तो फैंग कहता है आप फिक्र मत कीजिए मैं ठीक हूँ और गोल्डन बुक के इम्पैक्ट से मैं 60% रिकवर भी हो गया हूँ। और नोटिस बोर्ड पर देखता है तो उसका नेक्स्ट मैच मोबाइल के साथ होता है। जिसे देख वो सोचने लगता है तो हांगकांग उससे पूछता है तो क्या तुम मोबाइल को जानती हो। तो फैंग कहता हाँ मैंने उसके बारे में काफी सुना है। तो हांगकांग उसे मोबाइल का सारा बैकग्राउंड बताता है और फैंग से कहता है वो भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही है और उसे सोचते हुए बताता है कि किस तरह से मोबाइल ने भी शेंशन से मार खाया था, वो भी एक सर्वेंट को बचाने के चक्कर में और उसके बाद वो शू शाओ का सर्वेंट बन गया। और फैंग से कहता है पर तुम एक बात हमेशा याद रखना चाहे कुछ भी हो जाए तुम मोबाइल की तरह नहीं बनोगे। तो फैंग कहता है ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में हम मोबाइल को बारिश में भीगते हुए देखते
देखते हैं जहाँ वो भी भीगते हुए शैंगशिन और उसके डैड ने जो उसके साथ किया था उस इंसिडेंट को याद कर रहा होता है। तभी उसके पास एक बंदा आता है और वो उस लड़की के बारे में उसे बताता है जिसके लिए मोबाइल ने शैंगशिन से मार खाया था कि इतने साल बीत गए फिर भी जब से इसकी मॉम की शन फैमिली में मौत हुई है तब से ही पागलों की तरह इसी पेड़ के पास बैठी रहती है। और ये सब कहकर वो वहां से चला जाता है तो मोबाइल उस लड़की के पास जाता है जहाँ वो उसे देख चिल्लाते हुए कहती है मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। तो मोबाइल वहां से जाने लगता है पर वो लड़की उसे पकड़े हुए होती है तो वो उसे छोड़ने को कहता है जिसे सुनकर वो लड़की उससे माफी मांग कर वहां से भागते हुए चली जाती है। तो मोबाइल गुस्से से उस एल्डर के दिए हुए पिल को वहां फेंक कर चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें बैटल ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहां मोबाइल फैंग को ग्रेट करता है। तो फैंग उससे कहता है पर लास्ट टाइम जब हमारी मुलाकात हुई थी तब तो तुम इतने पोलाइट नहीं थे। तभी वो एल्डर फाइट स्टार्ट करने को कहता है पर मोबाइल फैंग की तारीफ करके उसके आगे गिव अप कर देता है जिसे सुनकर फैंग के साथ साथ बाकी सभी चौंक जाते हैं। तो वो एल्डर मोबाइल से गुस्से से कहता है मोबाइल तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो। तो मोबाइल हंसते हुए कहता है हाँ मुझे पता है और इसके लिए तुम मुझे पनिश करो या खत्म कर दो मुझे फर्क नहीं पड़ता पर फैंग के साथ मैं पिल्स के जरिए बिल्कुल भी फाइट नहीं करूंगा। तभी उसकी बॉडी से एक लाइटनिंग एनर्जी रिलीज होती है और आसमान से उस पर एक रोशनी पड़ती है और वो ब्रेक थ्रू कर लेता है। देख फैंग भी उसकी तारीफ करता है। दूसरी तरफ उसकी बातें सुनकर हांगकांग को उस एल्डर पर काफी गुस्सा आता है और वो कहता अब मैं इसकी रिपोर्ट मैडम चैन को करूंगा, अब वही तुम्हें सजा देंगे। जिसे सुनकर शिंगशाओ हांगकांग से कहता है तुम्हें तो अच्छा मौका मिल गया लॉ हॉल के एल्डर को फ्रेम करने का। जिस पर मोबाइल से कहता है इसी के कारण एल्डर हान ने मुझे छोड़ दिया था। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं सेक्ट से एक्सपेल्ड होने को भी तैयार हूँ। जिसे सुनकर वो एल्डर गुस्से से कहता है मोबाइल तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तभी हांगकांग उसे आकर पकड़कर नील डाउन करा देता है और उसके साथ साथ मोबाइल को भी मैडम चैन के पास चलने को कहता है। जिसे सुनकर मोबाइल फैंग से कहता है मैं उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट टाइम हम कंपटीशन में ऑनेस्टली फाइट करेंगे। तो फैंग कहता है हाँ जरूर। अब आगे हमें अगले राउंड में होने वाली कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ फैंग को देख शिंगशाओ एल्डर ली से पूछता है आपको क्या लगता है आज का बैटल कौन जीतेगा। तो एल्डर ली कहते हैं भले ही आजकल फैंग बहुत फेमस हो गया पर फिर भी वो योशी के नेफ्यू चांगलिंग के आगे कुछ भी नहीं है, इसलिए मुझे तो चांगलिंग से ही उम्मीद है। दूसरी तरफ कुछ बंदे फैंग की तारीफ करते हुए कहते हैं मुझे तो लगता है आज का बैटल भी ब्रदर फैंग ही जीतेंगे और उसके लिए चीयर करने लगते हैं। और ऐसे ही काफी वक्त बीत जाता है पर चांगलिंग नहीं आया होता। तो फैंग एक एल्डर से कहता है अब जब चांगलिंग नहीं आएगा क्या मैं ऑटोमेटिकली ही जीत जाऊंगा। तो वो एल्डर उस पर काफी गुस्सा करने लगते हैं। तो फैंग भी उसे अच्छा जवाब देते हुए उसकी बेइज्जती कर देता है। तो वो एल्डर उससे कहता है एक बार चांगलिंग को आ जाने दो उसके बाद तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि ट्रू जीनियस कौन है। तभी वह योशी चांगलिंग के साथ आती है जिसे देख शिंगशाओ और एल्डर ली उसे ग्रेट करते हैं। तो योशी फैंग को देख उन्हें अपने नेफ्यू के बारे में बताती है और उसकी काफी तारीफ करने लगती है। तो हांगकांग उससे गुस्से से कहता है योशी तुम तो बहुत एरोगेंट हो। तो योशी भी उससे गुस्से से कहती है चांगलिंग फैंग से ज्यादा पावरफुल है और चांगलिंग को आवाज देती है तो वो अपनी स्ट्रेंथ शो करता है। जिसे देख एल्डर ली कहते हैं हेवनली गेट के 8 लेवल में। तो योशी चांगलिंग से कहती है जाओ और लाइटली फाइट करना, उसे जान से मत मारना। तो चांगलिंग फैंग के पास जाकर कहता है अगर मैं तुम्हें 3 स्टेप्स में ना हरा दूं तो मैं खुद हार मान लूंगा। और फिर उनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे पर काफी पावरफुली अटैक करते हैं जिसमें चांगलिंग पीछे की ओर चला जाता है। जिसके बाद वो दोनों फर्स्ट से एक दूसरे पर काफी पावरफुली अटैक करते हैं जिससे एक ब्लास्ट होता है और चांगलिंग फर्स्ट से पीछे की ओर चला जाता है। ये देख एल्डरली चौंक कर कहते हैं ये कैसे हो सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि फैंग ऑलरेडी हेवनली गेट के 9th लेवल में पहुंच चुका है। जिसे सुनकर शिंगशाओ को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तो योशी कहती है चाहे वो कितनी कोशिश क्यों ना कर ले पर वो चांगलिंग को नहीं हरा सकता। दूसरी तरफ चांगलिंग फैंग से कहता है अब मैं तुम्हें अपनी ट्रू पावर दिखाता हूँ और स्नो क्लाउड फुटप्रिंट टेक्निक के जरिए उस पर अटैक करता है। जिसे फैंग एक शील्ड के
जरिए रोकने लगता है। यही देख यूशी फिर से चांगलिंग की तारीफ करने लगती है, जिसे सुनकर एल्डरली और जिंगशॉ भी उसकी तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं चांगलिंग ही जीतेगा। फेंग तो उसको ओपोनेंट बनने के भी लायक नहीं। उस पर हांगकांग गुस्से से कहता है पर अब तक फाइट खत्म नहीं हुई है। दूसरी तरफ हम देखते हैं चांगलिंग के अटैक को रोकते हुए फेंग थोड़ा घायल हो गया होता है। चांगलिंग उससे हंसते हुए कहता है मेरी तीसरी और आखिरी टेक्निक, और ऊपर की ओर जाकर अपनी पावर्स को शो करने लगता है, जिसे देख फेंग कहता है अगर मैं अब इसे और रोकूंगा तो मैं मारा जाऊंगा, और एक स्वॉर्ड बाहर निकालकर सोचने लगता है। जब हांगकांग ने वो स्वॉर्ड देते हुए उससे कहा था ये स्वॉर्ड शिंगयू जब इनर सेक्ट में हुआ करता था तब यूज करता था, जिसका मैंने इतने सालों से ख्याल रखा, अब मैं ये तुम्हें सौंपता हूँ। दूसरी तरफ फेंग के हाथों में स्वॉर्ड देख कुछ बंदी बातें करने लगते हैं कि क्या यही फेंग की सबसे स्ट्रॉन्ग टेक्निक है। तभी चांगलिंग काफी पावरफुली फेंग पर अटैक करता है, जिसे देख फेंग भी फ्लावर रेन स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करता है, जिससे वहां काले बादल छा जाते हैं और बारिश भी होने लगती है, जिसे देख एल्डरली चौंक जाते हैं। तो हांगकांग काफी खुश होकर कहता है फ्लावर रेन स्वॉर्ड टेक्निक, जिसे सुनकर एल्डरली भी उसकी तारीफ करते हैं। तो यूशी कहती है इस यूजलेस ने ऐसी पावर्स को भी हासिल कर लिया। दूसरी तरफ फेंग फ्लावर रेन स्वॉर्ड टेक्निक के जरिए चांगलिंग पर अटैक करता है, तो दूसरी तरफ से चांगलिंग भी जिसके अटैक से फेंग का अटैक पार हो जाता है। ये देख चांगलिंग काफी एरोगेंटली कहता है आखिर ये कैसी टेक्निक है जिसमें बिल्कुल भी पावर नहीं है। तभी यूशी चौंक कर चांगलिंग को फेंग के अटैक को डॉच करने को कहती है, और हम देखते हैं फेंग के अटैक से चांगलिंग का अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। साथ ही चांगलिंग भी घायल होकर दूर जा गिरता है। ये देख यूशी उसे जाकर उठाने लगती है, तो फेंग से कहता है तुम और मेरे मास्टर कभी अच्छे फ्रेंड्स हुआ करते थे, इसलिए मैंने उसकी जान बख्श दी, और तुम तो उसे लेकर काफी एरोगेंट थी, अब वो मेरे जैसे एक यूजलेस से ही हार गया। जिसे सुनकर यूशी गुस्से से उसे कहती है इन छोटी छोटी अचीवमेंट्स पाकर तुम ये मत सोचना तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। तो फेंग से कहता है पर अफसोस मैं गारंटी नहीं दे सकता कि वो ठीक होगा या नहीं, कि वो इंटरनली बहुत ज्यादा घायल हुआ है। जिसे सुनकर यूशी चांगलिंग को लेकर गुस्से से वहां से चली जाती है। फेंग एक एल्डर को रिजल्ट अनाउंस करने को कहता है, तो वो एल्डर ना चाहते हुए भी जिससे से फेंग को विनर अनाउंस करके वहां से चला जाता है। जिसे सुनकर सब काफी खुश होकर फेंग के लिए चीयर करने लगते हैं। ये सुनकर जिंगशॉ और एल्डर ली भी गुस्से से वहां से जाने लगते हैं। वही हांगकांग और फेंग दोनों ही काफी ज्यादा खुश होते हैं। अब आगे हम देखते हैं फाइट के कारण फेंग थोड़ा सा घायल हो गया होता है, तो हांगकांग उससे जाकर पूछता है तुम ठीक तो फेंग उसे प्रोटेक्ट करने को कहकर बैठकर कल्टीवेट करने लगता है। ये देख कुछ बंदे आपस में बातें करने लगते हैं कि लगता है ब्रदर फेंग के लिए भी ये बैटल जितना आसान नहीं था। फिर हम देखते हैं कुछ देर तक कल्टीवेट करने के बाद फेंग खुद को हील कर लेता है, तो हांगकांग उससे पूछता है अब तुम्हारी चोट कैसी है। तो फेंग कहता है आप फिक्र मत कीजिए मैं ठीक हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम फेंग को शिंगयू के मेमोरियल टेबल के पास खड़ा देखते हैं, जहाँ वो शिंगयू को ग्रीट करते हुए उसे बताता है कि मैं आउटर सेक्ट कंपटीशन में टॉप 5 में पहुंच चुका हूं, आप मुझे थोड़ा सा और वक्त दीजिए, बस एक बार मैं इनर सेक्ट में एंट्री कर लूं, उसके बाद मैं आपका बदला सबसे लेकर रहूंगा। तभी वहां पर अंकल ली आते हैं, जिन्हें देख फेंग काफी खुश होता है और उन्हें गले लगाकर कहता है मैंने आपको बहुत मिस किया। तो अंकल ली उससे कहते हैं यंग मास्टर की चॉइस कभी गलत नहीं हो सकती, और शिंगयू के मेमोरियल टेबल पर अगरबत्तियां जलाकर उसे ग्रीट करते हैं और कहते हैं मैंने सोचा नहीं था कि वो दिन हमारी आखिरी मुलाकात होगी और फेंग इतना बड़ा हो जाएगा। जिसके बाद फेंग उन्हें टी सर्व करते हुए उनसे पूछता है कि आखिर आप इतने सालों से थे कहाँ। तो अंकल ली कहते डार्निंग सिटी, जिसे सुनकर फेंग चौंक कर कहता है डार्निंग सिटी, पर आप वहाँ क्या कर रहे थे। तो अंकल ली उसे बताते हैं कि डार्निंग सिटी में 4 बहुत बड़ी फैमिलीज है, जिनमें से एक यान फैमिली है। तो फेंग चौंक कर कहता है यान फैमिली, उसका मतलब मास्टर। तो अंकल ली उससे कहते हैं तुम्हारी मास्टर यान फैमिली से थे भी और नहीं भी, और वो फेंग को शिंगयू के पास्ट फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताने लगते हैं कि शिंगयू की मॉम यान फैमिली की मेड हुआ करती थी, पर प्रेग्नेंट होने के कारण उसे काम से निकाल दिया गया, और जब शिंगयू 10 साल का था तो उसकी मॉम की डेथ हो गई, जिसके बाद वो शियान युआन सेक्ट को ज्वाइन
करके काफी फेमस हो गया, पर मिसेस यान का कोई वारिस ना होने के कारण वो शिंग्यू को अपने वारिस बनाना चाहती थी, लेकिन उसने मना कर दिया। तो फैंग उनसे पूछता है इसका मतलब शीशी को यान फैमिली ने भेजा था क्यों, है ना? तो अंकल ली उसे बताते हैं कि शिंग्यू की एक्सीडेंट के बाद मैंने दानिंग सिटी में इन्वेस्टिगेट किया तो मुझे पता चला कि उस पर पानलोंग सील के कारण अटैक कराया गया था, जिसे सुनकर फैंग काफी गुस्से से कहता है यान फैमिली की ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे हुई, जिस पर अंकल ली उसे कहते हैं अब तो पानलोंग सील के मिलने के बाद ही हमें हमले के पीछे की सच्चाई पता चलेगी। तो फैंग उनसे पूछता है इसका क्या मतलब? तो अंकल ली उसे बताते हैं कि मिसेस यान पागल हो गई है, उन्होंने एक रूल बनाया है कि हर फैमिली का 30 साल के अंडर का कल्टीवेटर्स में से जो भी मेरे यान फैमिली मैच को जीतेगा वो अगला चेयरमैन होगा, और पानलोंग सील बहुत ही कीमती ट्रेजर है। तो फैंग उनसे कहता है कि आप ये चाहती हो कि मैं भी उस कंपटीशन को ज्वाइन करूं? तो अंकल ली कहते हैं हाँ। तो फैंग उनसे पूछता है तो क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ? तो अंकल ली उससे कहते हैं एक बार शिंग्यू ने कहा था कि जो चीज उसकी है वो तुम्हारी भी है, तो अगर यान फैमिली तुम्हें पार्टिसिपेट नहीं करने देगी, लो अगर मैं ये न्यूज फैला दूं तो बाकी फैमिलीज उन्हें फोर्स करने लगेगी। तो फैंग उनसे कहता है इसका मतलब अगर मैं यान फैमिली के साथ पंगा लूं तो ये देख बाकी फैमिलीज खुश होगी? तो अंकल ली कहते हैं हाँ, पर इसके बारे में तुम किसी को नहीं बताओगे, और यान फैमिली में होने वाली कंपटीशन में अभी भी वक्त है, तब तक मैं सब कुछ इन्वेस्टिगेट करके आता हूँ। तो तुम जितनी जल्दी हो सके अपनी स्ट्रेंथ को और इंक्रीज कर एटलीस्ट डिवाइन गेट रिलम को ब्रेक थ्रू करो। तो फैंग कहता है डिवाइन गेट रिलम? तो अंकल ली उससे कहते हैं हाँ, अगर तुम डिवाइन गेट रिलम में भी नहीं होगे तो यान फैमिली के होने वाले कंपटीशन में डेफिनेटली तुम हार जाओगे। तो फैंग कहता है ठीक है मैं समझ गया, पर नेक्स्ट सीन में हम फैंग हान यू और हांगकांग को सेक्ट मेंशन के बाहर खड़ा देखता रहा। फैंग हांगकांग से पूछता है सेक्ट लीडर ने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है? तो हांगकांग उसे बताता है कि ये जजूर शान की हॉली लैंड से रिलेटेड है। तो फैंग कहता है पर मास्टर ने तो ऑलरेडी उसे एक्सप्लोर कर लिया है। तो हांगकांग उससे कहता है ये तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा मौका है, तो तुम्हें बात जानना ही होगा। तो वो लोग कहते हैं ठीक है। तभी पीछे से ही शिन मोलिंग नाम के एक बंदा अपने साथी के साथ आते हुए कहता है अच्छा तो तुम्हें फैंग हो जिसने गंदी चाली चलकर टॉप 5 में अपनी जगह बना ली, जिसे सुनकर हानियू गुस्से से कहती है क्या कहा तुमने? तब फैंग उनसे पूछता है तुम लोग कौन हो? तो वो उससे अपने इंट्रो देते हुए अपनी डिवाइन स्पिरिट को शो करता है, जिसे देख फैंग कहता है हाफ डिवाइन की चिलम। तभी हांगकांग शिन मोलिंग से कहता है सेक्ट लीडर ने हमें यहाँ पर बुलाया है और तुम लोग यहाँ पर मुसीबत खड़ी करने की सोच रहे हो, जिसे सुनकर वो उसे ग्रीट करते हैं। तभी फैंग बात चांगलिंग को आता देख चौंक कर कहता है ये यहाँ पर क्या कर रहा है? तो हांगकांग उसे देख फैंग को बताता है कि ये सब यूशी के कारण हुआ है, जरूर उसी ने इसे टॉप 5 में जगह दिलाई होगी, जिसे सुनकर फैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी उन्हें सेक्ट लीडर अंदर आने को कहते हैं, तो वो सब मेंशन के अंदर जाते हैं और सबको ग्रीट करते हैं। तभी हांगकांग शिंगजो के बगल में जाकर बैठता है। वहीं हम एल्डर चैन को भी ड्रिंक करते हुए देखते हैं। तो एल्डर जू वो फान सबसे कहते हैं तुम सब आउटर सेक्ट के कंपटीशन के टॉप 5 डिसिपल्स हो और इसलिए तुम्हें इनर सेक्ट में आने का मौका दिया गया है, जिसे सुनकर सब काफी खुश होते हैं। तो एल्डर जू वो फान कहते हैं वानशी सेक्ट, जिनजांग सेक्ट और शिंगमू सेक्ट तीनों मिलकर जो शान हॉलीलैंड में ट्रैवल करने वाले हैं। इन तीनों सेक्ट्स ने कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए मिलकर ये फैसला किया हर सेक्ट अपने हेवनली गेट चिलम के 5 डिसिपल्स को हॉली लैंड में भेजेंगे, ये कंपेयर करने के लिए कि कौन वीक है और कौन स्ट्रॉन्ग। इसे सुनकर शंशु चौंक कर कहता है आपने इतना बड़ा फैसला कर लिया और हमें बताया तक नहीं। तो जिंग शाओ एल्डर जू बुफान से कहता है हॉली लैंड को अभी तक पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया गया है, ना जाने वहाँ पर कितने सारे कीमती ट्रेजर्स होंगे, तो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम इन जूनियर्स को कैसे दे सकते हैं। तो एल्डर जू बुफान गुस्से से उन दोनों को देखने लगते हैं, तो वो दोनों शांत हो जाते हैं। तो एल्डर जू बुफान सबको बताते जो भी सेक्ट इस कंपटीशन का विनर होगा वो हॉली लैंड उसका हो जाएगा, और अगर तुम लोग वो कंपटीशन जीत गए तो ना सिर्फ तुम्हें कीमती ट्रेजर्स मिलेंगे बल्कि सेक्ट तुम्हें एक बहुत बड़ा इनाम भी देगा। भी एल्डर शूल
जोंग डोंग उनसे कहते हैं पर ये बाकी स्टूडेंट्स के साथ अन्याय होगा क्योंकि इनमें से कुछ स्टूडेंट्स बाई लक पास हुए हैं, जिसे सुनकर हानियो काफी उदास हो जाती है। तो एल्डर चैन कहते हैं विनर किंग होता है और लूजर लूजर ही होता है, और रही बात लक की तो लक भी स्ट्रेंथ का ही एक हिस्सा होता है। पर जिंगजांग सेक्ट और शिनवू सेक्ट के कुछ डिसिपल से फाइट करना इतना आसान नहीं है, तो जो वीक होगा वो मारा जाएगा, इसलिए तुम सब फिर से एक बार सोच लो। तभी एल्डर ज़ू बुफान सबसे कहते हैं ये तुम लोगों के लिए एक बहुत अच्छा मौका है, पर अगर किसी को भी इससे डर लग रहा है तो वो वापस जा सकते हैं, पर कोई भी वापस नहीं जाता। ये देख एल्डर ज़ू बुफान से कहते हैं बहुत अच्छे, पर अगर किसी ने भी जुशान हॉलीलैंड में कोई भी गड़बड़ी करने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और एक स्ट्रॉन्ग आरा रिलीज करते हैं जिसके आगे सब डटे रह जाते हैं। वही वो लड़की हानियो को एल्डर ज़ू बुफान की पावर्स को हैंडल करता देख हैरान होती है, जिसके बाद वो सब उन्हें ग्रीट करके वहां से चले जाते हैं। वहीं बाहर जाती हुए हानियो गुस्से में होती है तो फेंग से रुकने को कहता है, तो हानियो से कहती है मैं उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, इसलिए अब से माँ तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। तो फेंग से कहता है ये तुमसे किसने कहा, वैसे भी मेरे होते हुए तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे नेक्स्ट मंथ मैं मिशंस लेने को तैयार हूँ, तो तुम क्या करने वाली हो। दूसरी तरफ उन्हें बातें करती हुई जाता देख चांगलिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, और वो शिन मोलिंग के साथ किसी चीज के बदले फेंग को मारने का डील करता है। तो शिन मोलिंग कहता है ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में हम मूबाई और कुछ डेसिबल्स को मिशन लेने वाली मैजिकल बोर्ड के पास खड़ा देखते हैं। यहाँ पर मूबाई मिशन कंप्लीट करके कुछ स्पिरिट स्टोन्स को हासिल करता है। तभी वहाँ फेंग आता है जिसे सब ग्रीट करते हैं। वही मूबाई भी झुककर फेंग को ग्रीट करता है, तो फेंग उसे उठाते हुए कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं, जिसके बाद वो लोग उस मैजिकल बोर्ड के पास जाते हैं जहाँ मूबाई फेंग को सारी 9 फ्लोर्स के मिशन के बारे में बताता है। पर फेंग उसकी पूरी बात सुने बगैर ही बहुत सारे मिशन टोकन्स को लेकर मिशन पर निकल जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम उसे एक वुल्फ को मारने का मिशन कंप्लीट करते हुए देखते हैं, जिसके बाद वो एक एक करके अपने सारे मिशंस को कंप्लीट करने लगता है, और अपने सारे मिशंस को कंप्लीट करके वापस जाता है। तो उससे उनके बदले स्पिरिट स्टोन्स मिलते हैं, पर वो उसके लिए इनफ नहीं होते क्योंकि वो सब लोअर ग्रेड के स्पिरिट स्टोन्स होते हैं। तभी वहां मूबाई आता है और उससे कहता है आप मेरी बात पूरा सुने बगैर ही चले गए थे, अगर आपको स्पिरिट स्टोन्स चाहिए आप 8 ट्रिलियन के मिशंस को भी चूज कर सकते हो। और वही मिशन को कंप्लीट करने के लिए मूबाई को एक स्पिरिट स्टोन की बड़ी सी पोटली मिलती है। इसके बाद फेंग भी 9th लेवल का एक मिशन चूज करता है। ये देख मूबाई चौंक जाता है, तो फेंग से कहता है रिस्क और अपॉर्चुनिटी दोनों ही एग्जिस्ट करती है, तो इसमें डरने वाली क्या बात है, और उस मिशन टोकन को अपने पास रखता है। तो मैजिकल बोर्ड पर कुछ रिटन वर्ड्स अपीयर होते हैं, जिसे देख मूबाई फेंग को बताता है कि अगर आपको मिस्टीरियस गिफ्ट नहीं चाहिए तो आप इसके बदले 2000 मिडिल ग्रेड के स्पिरिट स्टोन्स भी ले सकते हो। तो फेंग काफी खुश होकर कहता है ये तो सच में कमाल की है। अब आगे हमें माउंटेन्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम फेंग को खड़ा देखते हैं जो उसी नाइट रिलम वाले पर्पल क्लाउड स्ट्रीम मिशन को कंप्लीट करने के लिए आया हुआ होता है, और एक मैप बाहर निकालता है जिसमें पर्पल क्लाउड स्ट्रीम में जाने की डायरेक्शंस होती है, और उसे बताया जाता है कि वो पर्पल क्लाउड स्ट्रीम सुबह मॉर्निंग में होती है, जिससे एक मॉन्स्टर स्कॉर्पियन गार्ड करता है। तो तुम्हें इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए हाफ मंथ का टाइम दिया जाता है। तो फेंग उस मैप को रख कर कहता है पर्पल क्लाउड स्ट्रीम बहुत ही खतरनाक है, उसके अंदर जाने से पहले मुझे अपनी स्ट्रेंथ को और इंक्रीज करना होगा। फिर हमें उसी रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम फेंग को कल्टीवेट करते हुए देखते हैं, और उसे कल्टीवेट करते हुए रात से सुबह हो जाती है, और वो कल्टीवेट करने के बाद स्वॉर्ड प्रैक्टिस करने लगता है। और फिर वो प्रैक्टिस कंप्लीट करके अपनी मार्शल आर्ट्स बुक को देख कहता है बेनली स्वॉर्ड टेक्निक 9 लेवल्स तक की ही होती है, तो शायद ये फ्लावर रेन स्वॉर्ड टेक्निक में भी काम आ सकती है। तभी वो सामने पर्पल क्लाउड स्ट्रीम को अपीयर होता देख आगे जाता है, तो उससे डोंग फेंग की आवाज सुनाई देती है, और वो नीचे देखता है। तो डोंग फेंग कुछ डेसिपल से कहता है ये स्नेक बोन्स मेरा है। तो उन सब में से एक डेसिपल उनसे कहता है सीनियर ये बोन्स पहले हमें मिला, और अगर आपको इसकी जरूरत है तो आप हमसे ये खरीद
खरीद सकते हो। तो डोंग फैंग उनसे कहता है ये स्नेक बोन्स मुझे इसके मालिक ने बेचा और उन्हें फैंग का दिया हुआ मैप दिखाता, जिसे देख एक डेसिपर्ल डोंग फैंग से कहती है बस इस मैप के जरिए आप भी प्रूफ नहीं कर सकते कि ये स्नेक बोन्स आपका है और ना ही हमने इसे मारा, तो क्यों ना हम इसे शेयर कर ले। तो डोंग फैंग उनसे कहता है ये स्नेक बोन्स तो मेरे बहुत काम के हैं, पर तुम लोग इसका क्या करोगे। तो एक डेसिपर्ल कहता है इससे बहस करने की कोई जरूरत नहीं है, जरूर हमसे ये स्नेक बोन्स लेना चाहता है। और डोंग फैंग से कहता है हम जिंगजांग सेक्ट के डेसिपर्ल सा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे हमारी सामान को लेने की। जिसे सुनकर डोंग फैंग उससे कहता है तुम आजकल के बच्चे भी ना। वहीं वो डेसिपर्ल्स अपने साथी वी मैंग को डोंग फैंग के साथ फाइट करने को कहता है। तभी डोंग फैंग उस पर एक निडल के जरिए अटैक कर देता है, पर फैंग उसके अटैक को रोक देता है और डोंग फैंग को ब्रीड करता है। तो वो उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो फैंग उससे कहता है जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तब मैंने आपकी आवाज सुनी और उन डेसिपर्ल्स को देख कहता ये मैटर आप मुझ पर छोड़ दीजिए। और उन सब से ग्रीड करते हुए कहता है मैं शियान युआन सेक्ट से चेन फैंग। जिसे सुनकर एक लड़की चौंक कर कहती है चेन फैंग आउटर सेक्ट कॉर्पोरेशन का जीनियस। तो फैंग कहता है हाँ। तो वो उससे कहती है मैं चाओ शू जिंगजांग सेक्ट से। जिसके बाद वेई मैंग अपना और अपने बाकी साथी वांग युन सुमी और जाओ शू का भी इंट्रो देता है और जाओ शू के बारे में उसे बताता है कि ये हमारे जिंगजांग सेक्ट का जीनियस है। जिसे सुनकर फैंग से कहता है स्नेक बोन्स मैंने सीनियर डोंग फैंग को गिफ्ट किया है और ये तुम्हारे कोई काम का भी नहीं है, तो मैं तुम्हें इसके बदले इस स्पिरिट स्टोन्स दे सकता हूँ। जिस पर जाओ शू से कहता है ये जरूर उस ओल्ड मैन के साथ मिलकर हमसे वो स्नेक बोन्स लेना चाहता है। तो वही मैंग उससे गुस्से से कहता जाओ शी तुम क्या कह रहे हो, चेन फैंग ने अभी तुम्हारी जान बचाई है। चाओ शू भी उसकी बातों से एग्री करती है और कहती है अगर आज फैंग न होता तो अब तक तुम मारे गए होते। तभी वही मैंग फैंग से कहता है हमें ये स्नेक बोन्स नहीं चाहिए, हम तुम्हें ये जाओ शी की जान बचाने के तौर पर यूं ही गिफ्ट देते हैं। जिसे सुनकर जाओ शी के अलावा बाकी सब राजी होते हैं। वही फैंग डोंग फैंग से कहता है मैटर सॉल्व हो गए और फिर चौंक कर कहता है अरे नहीं पर्पल क्लाउड स्ट्रीम के अपीयर होने का टाइम हो गया। तो डोंग फैंग उससे पूछता वैसे तुम वहां क्यों जाना चाहती हो। तो वो उससे अपने मिशन के बारे में बताता है। तो डोंग फैंग कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा क्योंकि मैंने सुना वहां पर रियल मेडिसिनल इंग्रेडिएंट मौजूद होते हैं। इसे सुनकर चाओ शू कहती है तो क्या वहां पर ब्लड ड्रैगन वुड भी मौजूद होगा। तो फैंग कहता है ब्लड ड्रैगन वुड। तो वेई मैंग उसे बताता है वो हमें वांग युन के दांत के इलनेस को क्योर करने के लिए चाहिए। जिसे सुनकर जाओ शी वांग युन के पास जाकर कहता है तो इसके बाद तुम्हें हमारे बीच के एग्रीमेंट को पूरा करना होगा। जिसे सुनकर डोंग फैंग सबसे कहता है पर पर्पल क्लाउड स्ट्रीम बहुत ही खतरनाक होती है, साथ ही वहां पर बहुत सारी खतरनाक मॉन्स्टर्स भी होते हैं, तो क्या तुम लोग सच में हमारे साथ जाना चाहोगे। तो चाओ शू कहती है हाँ अंकल वांग ने हमेशा हमारा बहुत ख्याल रखा है, तो उन्हें बचाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो वेई मैंग भी उसका सपोर्ट करता है। दूसरी तरफ जाओ शी वांग युन से कहता है तुम फिक्र मत करो मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। पर वांग युन उसे इग्नोर करके चाओ शू के पास जाती है और उसके साथ साथ सबको थैंक्स कहती है। तो फैंग कहता है तो अब डिसाइड हो गया कि कल सुबह हम सब पर्पल क्लाउड स्ट्रीम जाएंगे। पर नेक्स्ट सीन में हमें पर्पल क्लाउड स्ट्रीम का सीन दिखाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम फैंग और बाकी सबको भी पर्पल क्लाउड स्ट्रीम की ओर जाते हुए देखते हैं, जहाँ चाओ शू फैंग से पूछती है क्या सच में ब्लड ड्रैगन वुड इस तरह की जगह पर मिलेगी। तो फैंग कहता है हाँ शायद, पर हमें सावधानी से काम लेना होगा और एक छोटा सा पत्थर पर्पल क्लाउड स्ट्रीम के अंदर फेंकता है। ये देख डोंग फैंग कहता है मेरे पास तुम लोगों के साथ खेलने का टाइम नहीं है और पर्पल क्लाउड स्ट्रीम के अंदर चला जाता है। जिसे देख सुमी फैंग से पूछता है ऐसा तो
नहीं कि तुम हमें गलत लोकेशन पर लेकर आ गए हो? तो फैंग मैप को दिखाते हुए कहता है, नहीं यही सही रास्ता है। तो जाओ शी सुम्मी से कहता है, तुम तो एक जीनियस हो, तो फिर अंदर जाकर अंदर की सिचुएशन को देखते क्यों नहीं? तो वांग यून कहती है, ब्लड ड्रैगन वुड को मैं अपनी जान दाव पर लगाकर भी लेकर जाऊंगी, और पर्पल क्लाउड स्ट्रीम के अंदर चली जाती है। ये देख जाओ शी भी उसके पीछे जाता है, जिसके बाद फैंग और बाकी सब भी उसके अंदर जाते हैं। जहाँ जाते हुए वही मैंग कहता है, ये जगह तो काफी अजीब है, और फैंग से डोंग फैंग के बारे में पूछता है वो कहाँ पर है। तो फैंग उससे बताता है कि वो जरूर यही कहीं अपने मटेरियल्स कलेक्ट कर रहे होंगे। वहीं दूसरी तरफ हम डोंग फैंग को कुछ स्पिरिचुअल हर्ब्स कलेक्ट करते हुए देखते हैं, जहाँ उसे जमीन पर पर्पल ब्लड दिखाई देती है, जिसे चेक करके डोंग फैंग चौंक जाता है। तब वहीं दूसरी तरफ फैंग के आगे बहुत सारी छोटी छोटी मरी हुई केकड़े गिरते हैं, जिसे देख चाओ शू फैंग से पूछती है, ये इतने सारे केकड़े यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो फैंग उसे बताता है कि कहा जाता है यहाँ पर एक 9th लेवल का पर्पल ब्लड गेटेड तरीलम का केकड़ा मौजूद है, जो कि यहाँ के ट्रेजर्स को गार्ड करता है, और ये सब यहाँ पर है। इसका मतलब हम उस स्पिरिचुअल ट्रेजर के काफी करीब है। और इसी तरह वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ सामने चाओ शू पर्पल फॉग को दिखाते हुए सबसे कहती है, देखो वो थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? वही उस फॉग के अंदर एक पेड़ को देख वांग यून कहती है ये, और एक पेपर निकालकर उसे देख काफी खुश होकर कहती है, ये तो ब्लड ड्रैगन वुड है। तो जाओशी कहता है, पर वो काफी ऊंचाई पर है, कोई एक ही बंदा जाकर उसे कलेक्ट कर सकता है, तो कौन जाएगा? तो चाओशु कहती है, माउंटेन्स पर चढ़ना खतरनाक हो सकता है, इसलिए हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। पर जाओशी उसकी बातों से एग्री नहीं करता। तो सुमी आगे आकर कहता है, शायद मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि पास्ट में मैंने ऐसी ट्रेनिंग्स की है। तभी फैंग आगे आकर कहता है, मैं जाता हूँ, क्योंकि ब्लड ड्रैगन वुड को जरूर कोई मॉन्स्टर गार्ड कर रहा होगा, और अभी मैं ही सबसे स्ट्रॉन्ग हूँ, तो मैं जाता हूँ। जिसे सुनकर वांग यून उससे कहती है, अगर तुम्हें वो नहीं मिल पाए तो वापस आ जाना। तो फैंग कहता है, ठीक है। यही देख जाओशी को काफी ज्यादा जलन हो रहा होता है। तभी चाओशू फैंग के पास जाकर उससे इन सब के लिए माफी मांगती है, जिसे सुनकर फैंग डोंग फैंग की बातों को याद करने लगता है, जब उसने कहा था कि मेरी सिल्वर नीडल कहीं मिल नहीं रही है, तब तुम इन लोगों से सावधान रहना। ये सब सोचने के बाद वो चाओशू को उन चारों पर नजर रखने को कहता है। तो वो कहती है, ठीक है। जिसे सुनकर फैंग माउंटेन्स पर चढ़ते हुए ब्लड ड्रैगन वुड को लेने के लिए निकल जाता है। इसे देख चाओशू वांग यून से कहती है, इस बार फैंग ने हमारी काफी मदद किया, तब तुम उससे बाद में अच्छे से थैंक्स कहना। तभी पीछे से जाओशी उस पर अटैक करता है, पर उसके अटैक से एक केकड़ा मारा जाता है, और साथ ही वहाँ बहुत सारी केकड़े आने लगते हैं, जिसे देख सब हैरान होकर कहते हैं, आखिर ये केकड़े कहाँ से आ रहे हैं? दूसरी तरफ हम देखते हैं फैंग माउंटेन की ऊंचाई पर पहुंचने ही वाला होता है कि तभी उस पर एक बड़ा सा केकड़ा अटैक कर देता है, जिसके अटैक को रोकते हुए फैंग गिरते गिरते बचता है। ये देख बैमैंग कहता है, ये तो वही 9th लेवल का केकड़ा है, फैंग खतरे में है, हमें जाकर उसकी मदद करनी चाहिए। दूसरी तरफ वो केकड़ा फर्स्ट डे फैंग पर अटैक करता है, जिसके अटैक को रोकते हुए फैंग घायल होकर दूर जा गिरता है। ये देख वेईमैंग उसे उठाता है, पर जाओशी फैंग को धक्का दे देता है। तो वेईमैंग गुस्से से उसे कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? जाओशी उससे कहता है, हम उस केकड़े के ओपोनेंट नहीं है, इसलिए हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना चाहिए, तो चलो यहाँ से। और वहाँ से भागते हुए जाने लगता है। तो वेईमैंग फैंग की ओर जाते हुए कहता है, फैंग मैं तुम्हारी मदद करूंगा। दूसरी तरफ वो केकड़ा फिर से फैंग पर अटैक करने जाता है, जिससे बचकर फैंग पीछे की ओर जा खड़ा होता है। वही वेईमैंग उस केकड़े पर अटैक करता है, पर खुद ही घायल हो जाता है। वही वो केकड़ा जैसे ही वांग यून की ओर अटैक करने जाता है, जाओशी उस पर अटैक करके उसे रोकते हुए वांग यून को वहां से जाने को कहता है। तो वांग यून ना चाहते हुए भी भागने लगती है। वही जाओशी को भी वो केकड़ा दूर फेंक देता है और जोर से चिल्लाते हुए चाओशू पर अटैक करने जाता है, जिससे दिलीकफू डरते हुए पीछे की ओर जाने लगती है और जैसे ही अपनी पावर्स का यूज करने की कोशिश करती है, काफी तेज बारिश होने लगती है। अब आगे हम देखते हैं उस केकड़े पर लिन फेंग फ्लावर रेंस वोर्टेक्स
टेक्निक का इस्तेमाल करके अटैक करता है और उन लोगों में काफी जबरदस्त फाइट होने लगती है। पर फिर भी वो केकरा लिन फेंग पर भारी पड़ रहा होता है, जिससे लिन फेंग घायल हो जाता है। तभी पीछे से उस केकरे की आंखों पर निडल्स के जरिए अटैक होता है, जिसके बाद लिन फेंग उस पर अपने स्वॉर्ड के जरिए अटैक करके उसे खत्म कर देता है और घायल होकर गिरने वाला होता है। पर डोंग फेंग उसे पकड़ लेता है और उसे मेडिसिन देता है, और जब उसे होश आता है तो वो डोंग फेंग को जाकर उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स कहता है। तो वो उसे बताता है कि जाओ शी बहुत ही बुरी तरह से घायल हुआ था, इसलिए मैं उसे नहीं बचा पाया। साथ ही उसके पास मुझे मेरा सिल्वर निडल भी नहीं मिला, पर ये मार्शल आर्ट्स बुक मिली, जिसे देख फेंग सोचने लगता है बॉडी फॉर्जिंग ये तो हेवनली गेट रिलम का एक सीक्रेट मेथड है। और डोंग फेंग से पूछता है कि मैं ऐसा ले सकता हूँ, तो वो कहता है हाँ। तो फेंग उससे पर्पल ब्लड केकरे के बारे में पूछता है, तो डोंग फेंग उसे बताता है किस तरह से वो बहुत पहले ही मर चुका था और ये बस उसका एक क्लोन था, जो कि उसके 40 साल तक इस पर्पल स्ट्रीम क्लाउड को गार्ड करने के कारण बन गया था। और वो फेंग को अपनी वाइफ की मौत के बारे में बताते हुए हंसने लगता है। तो फेंग उससे पूछता है आप ठीक तो वो कहता है मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। तो फेंग ब्लड ड्रैगन ट्री के पास जाकर उसे चेक करता है, तो वो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। ये देख वो वापस सबके पास जाता है। दूसरी तरफ बेईमैन सबसे पूछता है सुम्मी कहाँ है, तो चाओशी उससे कहती है मैंने भी उसे नहीं देखा, जिसे सुनकर बेईमैन कहता है लगता है वो डर कर भाग गया। तभी फेंग उनके पास आकर उन्हें बताता है कि ब्लड ड्रैगन ट्री ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है, जिसे सुनकर सब चौंक जाते हैं। तो बेईमैन कहता है इसका मतलब हमारे अलावा भी यहाँ पर कोई है। तो डोंग फेंग कहता है नहीं, मैंने आते वक्त मार्क किया था, कोई भी हमारे आने के बाद यहाँ नहीं आया है। तो फेंग बेईमैन से पूछता है कि हम में से कोई मिसिंग है। तो बेईमैन कहता है सुम्मी, पर वो ऐसा क्यों करेगा। तो फेंग कहता है ये तो उसे ढूंढने के बाद ही पता चलेगा। जिसके बाद वो सब सुम्मी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, पर वो उन्हें कहीं नहीं मिलता। तभी बेईमैन कहता है मैंने सुना है सुम्मी और गो सेक्ट के एल्डर का काफी अच्छा रिलेशन है। वहीं दूसरी तरफ चाओशू की मुलाकात सुम्मी से होती है, जिसे देख को डर कर भागने लगती है, पर सुम्मी उसे पकड़ लेता है। दूसरी तरफ सब डोंग फेंग के पास पहुंचते हैं, तो वो उनसे चाओशू के बारे में पूछता है। तभी उन्हें चाओशू के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, तो वो दौड़ते हुए उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम सुम्मी को घायल देखते हैं, जहाँ जैसे ही चाओशू उस पर अटैक करने जाती है, डोंग फेंग उसे मना करता है। चाओशू दौड़कर फेंग को जाकर गले लगा लेती है, तो फेंग उसे शांत कराता है। वहीं डोंग फेंग सुम्मी के पास अपनी निडल देख चाओशू से कहता है मैंने सोचा नहीं था कि ये तुम्हारे पास होगी। तो चाओशू से कहती है मैंने ये उस केकड़े के लिए रखा था और सोचा नहीं था कि मुझे इसे सुम्मी पर यूज करना होगा। तो डोंग फेंग सुम्मी को हील करता है। तो बेईमैन उससे पूछता है बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। तो सुम्मी चाओशू पर इल्जाम लगाने की कोशिश करता है, पर कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। तो डोंग फेंग उसे सिल्वर निडल से डराकर सब कुछ पता लगा लेता है कि उसने ये सब गो सेक्ट के लीडर के कहने पर किया, ताकि वो उसे इनर सेक्ट में जगह दिला सके। जिसे सुनकर बेईमैन गुस्से से उसे एक पंच मारता है। वही उसकी बातों से वांग यून काफी मायूस होती है। तभी फेंग डोंग फेंग से पूछता है कि सच में वो ब्लड ड्रैगन ट्री डिस्ट्रॉय हो चुकी होगी। जिसे सुनकर डोंग फेंग सुम्मी को बेहोश कर उन सब के साथ ब्लड ड्रैगन ट्री के पास जाता है और उसे चेक करता है, तो वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई होती। तो वो उस पर अपनी पावर्स का यूज करता है, तो एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होती है और उसके अंदर ट्विन ब्लड ड्रैगन ट्री निकलता है, जिसे देख सब काफी खुश होते हैं। और वांग यून सबको उसकी मदद के लिए थैंक यू कहती है। फेंग से कहती है आधा मैं ले लूंगी और आधा तुम। जिसके बाद वो लोग वापस लौटने लगते हैं। जहाँ जाते हुए वांग यून चाओशी की ग्रेव के पास जाती है और काफी इमोशनल होकर उसके पास एक ब्रेसलेट छोड़कर वहां से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं वो सब पर्पल स्ट्रीम क्लाउड से बाहर निकलते हैं। रहा बेईमैन फेंग और डोंग फेंग को थैंक्स कहकर फेंग से कहता है हम फिर हॉलीलैंड कंपटीशन में मिलेंगे। तो फेंग इससे पूछता है तो क्या तुम ही लोग जिंगजांग सेक्ट के टॉप 5 डिसिपल्स हो। तो बेईमैन कहता है हाँ, चाओशू को छोड़कर। और फेंग को अपने पावरफुल कल्टीवेटर जाओ शान के बारे में बताता है, जो कि हेवनली गेट रिलम के 9th रिलम में होता है। जिसे सुनकर फेंग चौंक जाता है। फिर वो लोग उन्हें अलविदा कहकर चले जाते हैं। दूसरी तरफ चांगलिंग को पता चलता
देखता है कि फैंग ने नाइट रिलम मिशन को ले लिया है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और उससे लगता है कि फैंग ये मिशन कंप्लीट नहीं कर पाएगा और ये कहकर वो योशी की बातों को याद करने लगता है जब योशी ने उससे कहा था कि नाइट रिलम मिशन को कंप्लीट करने से तुम्हें पर्सनली आउटर सेक्ट के हाईएस्ट एल्डर रिवॉर्ड देगा। वहाँ फैंग आता है तब चांगलिंग उससे कहता है तुम्हें ब्लड ड्रैगन ट्री नहीं मिली क्यों है ना, पर फैंग ने मिशन कंप्लीट कर लिया होता है तो एल्डर ली उसे आउटर सेक्ट के हाईएस्ट एल्डर के पास लेकर जाते हैं। ये देख चांगलिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वही दूसरी तरफ एल्डर ली फैंग को ग्रैंड एल्डर के पास लेकर जाते हैं और वो दोनों ही उन्हें ग्रीट करते हैं और एल्डर ली फैंग को ब्लड ड्रैगन ट्री को एल्डर शू को दिखाने को कहते हैं, जिसे देख एल्डर शू कहते हैं बस इसकी रूट्स डैमेज हुई है, बाकी सब बिल्कुल ठीक है और फैंग की काफी तारीफ करते हैं। साथ ही उसे रिवॉर्ड के तौर पर रिलम ब्रेक थ्रू पिल देते हैं, जिसे देख फैंग काफी खुश होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फैंग अपने घर पहुंचता है। उस ब्यूरी का एक बच्चा उस सील से बाहर आने वाला होता है, जिसे देख फैंग हांगकांग की बातों को याद करता है जब हांगकांग ने उसे बताया था कि जब वो बाहर आने वाला हो तो उस पर अपना एक बूंद ब्लड डाल देना ताकि वो तुम्हें पहचान सके, और फैंग वैसा ही करता है तो वो फैंग को पहचान लेता है तो फैंग उसका नाम शू फैंग रखता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम सबको सेक्ट में इकट्ठा देखते हैं जहाँ पर एक स्पिरिट बोट आता है, जिसे देख सब काफी खुश होते हैं। तब वही चांगलिंग उस बोट को देख फैंग को शू फैंग को लेकर ताने देने लगता है। अभी उस बोट के अंदर से योशी बाहर आती है तो एल्डर्स दो बुफान सबको बताते हैं कि इस बार हॉली लैंड में हमारे साथ ही योशी और एल्डर ली भी चाहेंगे और वो सबको स्पिरिट बोट के अंदर चले को कहते हैं, जिसे सुनकर सब उसके अंदर जाने लगते हैं। तो फैंग भी हांगकांग को शू फैंग को सौंप कर स्पिरिट बोट के अंदर जाता है, जहाँ एल्डर जो बुफान की मुलाकात जिंगजांग सेक्ट के एल्डर वांग से होती है तो वो दोनों ही एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। वही जाते हुए जिंगजांग सेक्ट की न्यू नाम की लड़की योशी को सिंगयू को लेकर ताने देने लगती है, जिसे सुनकर योशी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। यही देख एल्डर वांग कहते हैं ये अब तक नहीं बदली तो योरजो बुफान से उसके सीनियर स्टूडेंट मतलब फैंग के बारे में पूछती है, जिसे सुनकर फैंग उसे ग्रीट करते हैं तो वो उसकी काफी तारीफ करते हुए कहती है तुम तो बिल्कुल अपने मास्टर के जैसे हैंडसम और पावरफुल हो, और उससे गिफ्ट के तौर पर एक टोकन देती है जिससे योशी लेने से मना कर दिया, पर फिर भी फैंग वो ले लेता है और यू को थैंक यू कहता है। इसे देख शिंगू सेक्ट के एल्डर अपने डिसिपल्स को फैंग के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर एक डिसिपल गुस्से से कहता है अच्छा तो इसी ने हमारे इनर सेक्ट एल्डर के सेकंड सन को मारा है। तो उनका एल्डर कहता है हाँ इसे अकेले में अच्छा मजा चकाना, जिसे सुनकर उसके डिसिपल्स कहते हैं ठीक, और आगे हम उनके स्पिरिट बोट को जाते हुए देखते हैं जहाँ जिंगजांग सेक्ट के सारे डिसिपल्स फैंग की ओर जा रहे होते हैं। जहाँ फैंग को देख चाओ शू इशारे करती है तो हान यू फैंग से कहती है लगता है वो तुम्हें जानती है। तो फैंग उससे बताता है कि हम पर्पल स्ट्रीम क्लाउड में मिले, पर सुमी को देख कहता है पर ये यहाँ कैसे। तभी जाओ शान फैंग से कहता है मैं तुमसे जाओशी के मौत का बदला लेकर रहूंगा, और अपनी पावर्स को शो करता है, जिसे देख सब चौंक जाते हैं। वही शिंगू सेक्ट के डिसिपल से ये देख कहते हैं हमारे अलावा भी कोई है जो उसे मारना चाहता है। तभी एल्डर वांग वहां आकर अपने डिसिपल्स को कंपटीशन की तैयारी करने के लिए जाने को कहते हैं और फैंग को उनकी जान बचाने के लिए रिवॉर्ड के तौर पर एक मेडिसिन का बोतल देते हैं। तो फैंग उन्हें थैंक्स कहता है, जिसके बाद वो सब एक माउंटेन पर उतरते हैं जहाँ ज़्लो बुफान फर से सबको वार्निंग देता है कि अगर कोई भी हॉली लैंड में किसी भी तरह की मुसीबत खड़ा करने की कोशिश भी करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जिनकी बातों से सब एग्री करते हैं और फिर योशी और एल्डर वांग मिलकर हॉली लैंड के अंदर जाने के लिए एक पोर्टल एक्टिवेट करते हैं, जिसके अंदर सारे डिसिपल्स को ज़्लो बुफान जाने को कहता है। ये सुनकर सब उसके अंदर जाते हैं। फिर हमें हॉली लैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक गाड़ी ओपन होती है और सब उसके अंदर से बाहर निकलते हैं, जहाँ फैंग पहुंचकर हानियो को आवाज देता है पर वो उसके साथ वहां नहीं पहुंचती। तो फैंग आगे जाता है तो उससे एक स्पिरिचुअल फ्लावर दिखती है, जिसे देख वो काफी खुश होता है, और जैसे ही उसे लेने जाता है तो एक फोनिक्स उस पर अटैक कर देती है, जिसे खत्म करके उस स्पिरिचुअल फ्लावर को ले लेता है। तभी एल्डर जो बुफान की आवाज सुनाई देती है, जो सारे स्टूडेंट्स को केयरफुली सब कुछ सुनने
को कहते हैं और बताते हैं कि तुम सबका मिशन सबसे रेयर ट्रेजर ब्लैक जेड लोटस ऐसे हासिल करके ना तो किसी को उसे स्टोरेज बैग में रखना है और ना ही उसकी एग्जिस्टेंस को छुपाना है, और अगर किसी ने भी ऐसा करने की हिम्मत भी की तो वो इस कंपटीशन से बाहर हो जाएगा। साथ ही ये कंपटीशन 8 दिनों में खत्म हो जाएगी। तो जिसके पास लास्ट तक ब्लैक जेड लोटस रहेगा वही इस कंपटीशन का विनर होगा, जिसे रिवॉर्ड के तौर पर सोल फॉर्मेशन पिल दिया जाएगा। जिसे सुनकर फैंग कहता है अगर अभी मैंने ब्लैक जेड लोटस को हासिल कर लिया तो मैं सबका टारगेट बन जाऊंगा। साथ ही इस हॉली लैंड में बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा और बहुत सारे रियर ट्रेजर्स भी मौजूद है और अभी कंपटीशन खत्म होने में बहुत टाइम है, तब तक मैं अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर लेता हूँ। और ये कहकर वो ट्रेजर हंटिंग पर निकल जाता है और एक एक करके बहुत सारे रियर ट्रेजर्स हासिल कर लेता है, जिसके बाद उसे एक स्पिरिचुअल हर्ब भागते हुए दिखता है जिसे वो पकड़ लेता है। और ये सब दूसरी तरफ से एल्डर वांग देख फैंग की काफी तारीफ करते हैं और सबको बताते हैं कि फैंग ने ही मेरी जान बचाई है ब्लड ड्रैगन ट्री के जरिए। जिसे सुनकर ज़ू बुफान भी फैंग की काफी तारीफ करते हैं। ये सब सुनकर शिंगू सेक्ट के एल्डर को काफी गुस्सा आ रहा होता है। दूसरी तरफ फैंग उस स्पिरिचुअल हर्ब को खाकर एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज करता है और कहता है अब मैं 9th लेवल को ब्रेक थ्रू करने में बस एक स्टेप ही पीछे हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम उसे भागते हुए जाता देखते हैं जहाँ पीछे से शिंगू सेक्ट के डिसिपल्स लगातार उस पर अटैक कर रहे थे, जिससे बचते हुए फैंग आगे जाता है तो वो सब उसे घेर लेते हैं। जिनमें से एक डिसिपल उससे कहता है तुमने हमारे सेकंड यंग मास्टर को मारा है, उसका बदला तो हम तुमसे लेकर रहेंगे। जिसे सुनकर फैंग उससे कहता है पर तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं उसे मैंने ही मारा है। तो वो उससे कहता है क्योंकि उनका मार्शल आर्ट बुक तुम्हारे पास ही है। वही ये सब दूसरी तरफ से यू देख रही होती है और गुस्से से अपने सेक्ट के लीडर जाओ जिंग चैन से कहती है ये सब आप ही का प्लान था क्यों है ना, पर वो उसकी बातों से साफ इनकार कर देते हैं। वही दूसरी तरफ वो सब जैसे ही फैंग पर अटैक करने जाता है फैंग उनमें से एक को घायल करके वहां से निकल जाता है, जहां आगे उसकी मुलाकात चाओशू से होती है जो उससे जाओ शान के प्लान्स के बारे में बताते हुए सावधान रहने को कहकर उससे एक पिल देकर वहां से चली जाती है। जिसे देख फैंग कहता है ब्लड बर्निंग पे और उसे खाकर जाओ शान से डील करने के बारे में सोचने लगता है। तभी उसे वेई मैंग और वांग यून की आवाजें सुनाई देती है जहां वांग यून वेई मैंग को फैंग पर अटैक करने को कहती है, पर वो नहीं मानता। तो वो उससे कहती है पर तुम्हारा छोटा भाई अब भी एल्डर गु के पास है, पर फिर भी वेई मैंग उसकी बात नहीं मानता और कहता है ये मेरी प्रॉब्लम है, इससे फैंग का कोई लेना देना नहीं है। जिसे सुनकर वांग यून वहां से चली जाती है तो फैंग वहां आता है और वी मैंग के साथ जाओ शान को पकड़ने का प्लान बनाता है। दूसरी तरफ हम शिनमू सेक्ट के बंदों को शिन मॉलिंग के साथ फाइट करते हुए देखते हैं। तभी पीछे से वहां जाओ शान अपने बंदों के साथ आता है और शिनमू सेक्ट के डिसिपल्स को हरा कर शिन मॉलिंग के साथ फाइट करने लगता है और उसे भी हरा कर जैसे ही चागलिंग की ओर जाने लगता है तो चैनलर कहता है अगर तुमने मुझ पर अटैक करने की कोशिश भी की तो मेरी आंट यूशी तुम्हें छोड़ेगी नहीं। पर फिर भी जाओ शान उसकी ओर जैसे ही अटैक करने जाता है फैंग उस पर पीछे से काफी पावरफुली अटैक करता है, पर फिर भी जाओ शान को उसके अटैक से कुछ नहीं होता। हर उन लोगों में काफी जबरदस्त फाइट होती है जिसमें चालाकी से जाओ शान हानियों पर अटैक कर देता है, जिसे बचाने के चक्कर में फैंग घायल हो जाता है। तभी शिन मॉलिंग अपनी डिवाइन गेट चुलम की पावर्स को शो करता है, जिससे दूसरी तरफ से सारी एल्डर्स देख आपस में बातें करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ शिन मॉलिंग लगातार जाओ शान पर पावरफुली अटैक करता है, जिससे उसे लगता है उसने जाओ शान को हरा दिया। क्योंकि जाओ शान नीचे गिर जाता देख यूं ज़ू बुफान को कांग्रेचुलेट करते हुए कहती है लगता है इस बार आपका सेक्ट इस कंपटीशन में जीतेगा, और फिर से यूशी को ताना मारने लगती है। जिसे सुनकर यूशी गुस्से से कहती है क्या कहा तुमने। तभी एल्डरली जाओ शान को वापस उठता देख एल्डर वांग से पूछते हैं ये तो एल्डर वांग उन्हें जाओ शान की कल्टीवेशन प्रैक्टिस के बारे में क्लीन करने लगते हैं, उसकी पावर्स के बारे में बताते हुए कहते हैं इसलिए उसे हराना इतना आसान नहीं है। तभी दूसरी तरफ जाओ शान खड़ा होकर अपनी डिवाइन गेट रिलम के पावर्स को शो करके एक बीस्ट को समान
काम करता है जो कि डिवाइन गेट रिलम के 4th लेवल का होता है। ये देख सब चौंक जाते हैं। वही उस बीस्ट को देख एल्डर वांग भी काफी हैरान होते हैं और कहते हैं जाओ शान बहुत ही क्रूअल है, तो ये मेरे लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो एल्डर ली कहते हैं लास्ट टाइम जिसने हमारे सेक्ट से डिवाइन गेट रिलम के 4th लेवल को ब्रेक थ्रू किया था वो यूशी थी। वही दूसरी तरफ जाओ शान अपनी पावर्स को शो करके एक बियर में कन्वर्ट हो जाता है और शिन मॉलिंग पर अटैक करता है, जिससे उन दोनों में फाइट होने लगती है। जिस दौरान शिन मॉलिंग जाओ शान को हराने की काफी ज्यादा कोशिश करता है पर हरा नहीं पाता और घायल होकर दूर जा गिरता है। ये देख उसके साथी उसके पास जाती है तो जाओ शान उससे भी एक जोरदार पंच मारता है और कहता है अगर कोई भी यहाँ से भागने की कोशिश करेगा तो उसका भी यही हाल होगा। और फिर कहता है चलो एक गेम खेलते हैं, जो भी मेरे अटैक को हैंडल कर लेगा मैं उसे जाने दूंगा। जिसे सुनकर शिन्मू सेक्ट का डिसिपल कहता है ठीक है तो मैं कोशिश करता हूँ। ये सुनकर जाओ शान उस पर काफी पावरफुल अटैक करता है और वो उसे जैसे तैसे हैंडल कर ही लेता है। तो जाओ शान उसे जाने को कहता है तो वो जाते हुए कहता है जाओ शान मैं तुमसे इसका बदला जरूर लूंगा। जिसे सुनकर जाओ शान फिर से उस पर अटैक करता है जिससे एक धमाका होता है और वो कहता है मेरे अटैक को तो संभाल नहीं पाए और मुझसे बदला लोगे। और फिर वो चांगलिंग की ओर जाने लगता है जिसे देख चांगलिंग डरकर गिर जाता है। ये देख यूशी को काफी गुस्सा आ रहा होता है। तभी जाओ शान फेंग को चैलेंज करता है। इसे एक्सेप्ट करके फेंग हानियो को वहां से सबको लेकर जाने को कहता है, जिसे सुनकर हानियो वहां से जाने लगती है। ये देख जाओ शान कहता है मैंने कहा ना यहाँ से कोई वापस नहीं जाएगा। तभी फेंग चांगलिंग को जाओ शान के अटैक को हैंडल करने के लिए ट्रेजर निकालने को कहता है, जिसे सुनकर चांगलिंग यूशी का दिया हुआ एक सिल्वर नेडल निकाल कर जाओ शान के अटैक को रोकने लगता है, जिससे एक धमाका होता है। वही हानियो सबके साथ वहां से जाने लगती है। अभी फेंग ब्लड बर्निंग पिल खाकर एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज करता है। अब आगे हम देखते हैं फेंग के चिल्लाने से सारी चिड़िया वहां पर उड़ने लगती है। वही जाते हुए हानियो कहती है फेंग तुम्हें जिंदा वापस आना होगा। दूसरी तरफ जाओ शान फेंग को ब्लड बर्निंग पिल का यूज करता देख कहता है अगर तुम बच भी गए तो भी ब्लड बर्निंग पिल के साइड इफेक्ट के कारण तुम्हारी सारी कल्टीवेशन बर्बाद हो जाएगी। जिस पर फेंग कहता है पर एटलीस्ट मैं अभी तो नहीं मरूंगा ना। जिसे सुनकर जाओ शान फेंग पर काफी पावरफुली अटैक करता है, जिसे फेंग ब्लॉक कर देता है। दूसरी तरफ यही देख द चैन भी पिल के साइड इफेक्ट्स के बारे में बोलकर काफी खुश हो रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ फेंग और जाओ शान में काफी जबरदस्त फाइट होती है, जिसमें जाओ शान फेंग पर काफी भारी पड़ रहा होता है पर फेंग घायल होने के बाद भी हार नहीं मानता और जाओ शान को हराने का अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है। यही देख जो बुफान कहता है मुझे डर जाए। इस तरह से फेंग ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। अब बस फेंग ब्लड बर्निंग पिल्स के डेडलाइन पर ही डिपेंड कर सकता है। दूसरी तरफ फेंग घायल होने के बाद भी जाओ शान से लगातार फाइट करता है, जिस दौरान ब्लड बर्निंग पिल का इफेक्ट भी खत्म हो जाता है और फेंग जाओ शान को हरा भी नहीं पाता। साथ ही जाओ शान उसे उठाकर दूर फेंक देता है तो उसका मैजिकल फर्नेस भी बाहर आकर फिर अंदर चला जाता है। तो फेंग उससे पूछता है अब तुम्हें क्या चाहिए और जाओ शान को अपनी ओर आता देख ना चाहते हुए भी माउंटेन के ऊपर से नीचे कूद जाता है। ही देख वहाँ चाओशू आती है और काफी ज्यादा मायूस होती है। वहीं दूसरी तरफ ये सब देख कुछ एल्डर्स खुश हो रहे होते हैं तो कुछ मायूस, जिनमें से एल्डर वांग कहते हैं अगर फेंग मेरे सेक्ट का डिसिपल होता तो मैं जरूर उसे अपने स्टूडेंट बना लेता। ये सुनकर जो बुफान कहता है मैं थोड़ा टहल कर आता हूँ। वहीं दूसरी तरफ हानियो फेंग को लेकर काफी परेशान हो रही होती है तो वही शिन मॉलिंग की फ्रेंड उससे हील कर रही होती है और वही चांगलिंग गुस्से से कहता है एक बार मैं यहाँ से बाहर चला जाऊँ उसके बाद उस जाओ शान को छोड़ूंगा नहीं। वही शिन मॉलिंग हानियो को परेशान देख कहता है अब तक तो वो मर चुका होगा, क्यों ना तुम हम सबके साथ चलो। पर हानियो उसकी बात नहीं मानती और कहती है मेरे लिए सबसे जरूरी फेंग है और वहां से जाने लगती है। ये देख शिन मॉलिंग कहता है ये खुद मौत के मुंह में जा रही है, ये तो सच में बहुत बड़ी पागल है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फेंग जिस माउंटेन के ऊपर से कूदता है उसके नीचे एक नदी होती है और वो उसी के अंदर बेहोश होकर जा गिरता है, जिसे देख चारों तरफ से मगरमच्छ उसके पास जाने लगते हैं। दूसरी तरफ उसके कूदने से चाओशू शॉक्ड होती है। तभी वहां पर हानियो आती है जिस पर पीछे से वांग यून अटैक कर देती है, क्योंकि उससे लगता है वो चाओशू पर अटैक करने आई
जाती है, जिसे देख चाओ शू उससे पूछती है, सिस्टर वांग यून, क्या आपको सच में चेन फेंग की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है? जिस पर वांग यून कहती है, हाँ, क्योंकि मैंने उसे चोट नहीं पहुंचाया है। जिसे सुनकर चाओ शू रोते हुए उसे बताती है कि उसने ऑलरेडी माउंटेन से कूदकर अपनी जान दे दी और रोने लगती है। जिसे सुनकर आनियो चौंक कर कहती है, क्या कहा तुमने? तो चाओ शू उसे फेंग के बारे में बताती है। जिसे सुनकर हानियो माउंटेन के पास जाकर ही होती है और रोने लगती है और फेंग के साथ बिताए हुए सारी पलों को याद करने लगती है और कहती है, फेंग, अब तक तो तुमने मास्टर यान की मौत का बदला भी नहीं लिया, तो आखिर तुम इतनी आसानी से मर कैसे सकते हो? और ये सब कहकर वो भी रोते हुए माउंटेन से नीचे कूद जाती है, जिसे चाहकर भी चाओ शू नहीं रो पाती। दूसरी तरफ हम देखते हैं फेंग अपनी आंखें खोलता है तो खुद को खून की नदी में पाता है और कहता है, क्या मुझे शाओडिंग ने बचाया? तभी उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है और वो सामने देखता है तो एक अंधे से एक मॉन्स्टर बाहर आता है। जिसे देख फेंग कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी वो डीमन मॉन्स्टर उस पर अटैक करने जाता है। जिसे देख फेंग अपनी पावर्स का यूज करने की कोशिश करता है पर कर नहीं पाता और वो डीमन मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हानियो माउंटेन से नीचे गिरते हुए अपने हंटर के जरिए एक पीर की टहनी को पकड़कर लटक जाती है, पर वो टहनी भी टूट जाती है और वो नीचे की ओर जाने लगती है। दूसरी तरफ वो डीमन मॉन्स्टर एक मगरमच्छ को मारकर बाहर आता है। जिसे देख सारी मगरमच्छ डरकर भागने लगता है। तभी वो एक और मगरमच्छ को मार देता है और तभी वो हानियो को नदी में गिरते हुए देखता है। दूसरी तरफ हानि नदी के अंदर जाती है तो चौंक कर कहती है, यहाँ पर एक नदी है, तो इसका मतलब फेंग जिंदा है। तभी एक पानी का भंवर उसे अपनी ओर खींचने लगता है, जिससे बचते हुए हानियो ऊपर की ओर जाती है और एक मगरमच्छ की पूंछ को पकड़कर बाहर निकल जाती है। पर वो मगरमच्छ जैसे ही उस पर अटैक करने जाता है, वो डीमन मॉन्स्टर उसे मार देता है और हानियो पर भी अटैक कर देता है और फिर रुक जाता है। तो हानियो वहां से भागने लगती है, पर फिर वो डीमन मॉन्स्टर उसे पीछे से मार देता है, जिससे हानियो दो ऊंचा गिरती है और फिर से उस डीमन मॉन्स्टर को अपनी ओर आता देख उसे एक शील्ड के जरिए रोकने की कोशिश करती है, पर वो उस शील्ड को तोड़कर उस पर अटैक करके उसके हाथ में काट लेता है, जिससे हानियो बेहोश हो जाती है और उस डीमन मॉन्स्टर की बॉडी से फायर एनर्जी रिलीज होने लगती है और वो फेंग में कन्वर्ट होकर बेहोश हो जाता है। तभी हानियो को होश आने लगता है और वो फेंग के साथ अपनी चाइल्डहुड की मेमोरीज को याद करने लगती है। साथ ही पास्ट में फेंग ने जितनी बार भी उसकी जब जब बुरे लोगों से जान बचाई थी उस पलों को भी याद करने लगती है। और जब वो अपनी आंखें खोलती है तो उस डीमन मॉन्स्टर को अपने पास देख फेंग का नाम जोर से चिल्लाती है, जिससे हम नदी के बीचों बीच फेंग को देखते हैं। वही दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि फेंग हानियो की आवाज सुनकर उसी खून की नदी में आंखें खोलता है और चारों तरफ देख काफी हैरान होता है। तभी वो सामने देखता है तो वही डीमन मॉन्स्टर फिर से एक अंडे से बाहर निकल कर फेंग पर अटैक करता है, जिससे फेंग अटैक करके हराने की कोशिश करता है पर हरा नहीं पाता। और जैसे ही वो डीमन मॉन्स्टर उसे काटता है तो उसे पता चलता है कि हानियो को भी उसने चोट पहुंचाया है। तो वो गुस्से से उस डीमन मॉन्स्टर से कहता है, मास्टर के जाने के बाद एक हानियो ही है जिसने हमारा बहुत ख्याल रखा है और तुमने उसे ही चोट पहुंचाया। जिसे सुनकर वो डीमन मॉन्स्टर उससे कहता है, वो तुम्हारा ख्याल नहीं रखती थी बल्कि उसे तुम पर दया आती थी क्योंकि तुम एक बेकार इंसान हो। जिसे सुनकर फेंग कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, और उसके साथ एक अंधी जैसी शील्ड में कैद होकर उसे खून की नदी के अंदर चला जाता है, जिससे हानियो के पास उसकी बेहोश बॉडी से एक और रिलीज होने लगती है। वही हानियो को होश आता है तो वो फेंग को देख चौंक कर दूर भागने लगती है और कहती है, चेन फेंग, एक मॉन्स्टर हम देखते हैं। फेंग आधा इंसान और आधा मॉन्स्टर बन गया होता है। तभी नदी से एक मगरमच्छ बाहर आकर उसकी ओर अटैक करने जाता है, जिसे देख हानियो अपनी पावर्स के जरिए उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो मगरमच्छ उस पर भारी पड़ रहा होता है। तो वो अपने डैड की बातों को याद कर जो उन्होंने उसे मगरमच्छ को खत्म करने की टेक्निक बताई थी, जिसे याद करके हानियो उस मगरमच्छ को हरा देती है। तो वो तैरकर नदी के अंदर जाने लगता है, जिसके जाने के बाद हानियो पीछे देखती है तो फेंग को देख चौंक जाती है और पीछे की ओर जाने लगती है। तो फेंग यानी कि वो मॉन्स्टर से कहता, तुम तो अभी मुझे बचा रही थी, तब फिर अब पीछे क्यों जा रही हो? तो हानियो कहती है, क्योंकि मैं फेंग को प्रोटेक्ट कर रही थी, तुम्हें नहीं, और उस पर अटैक करती है। जिससे बचकर वो उसकी ओर जाते हुए कहता है, मैं ही चेन फेंग हूँ और चेन फेंग ही मैं हूँ। जिसे सुनकर हानियो कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो मॉन्स्टर उसका गला पकड़कर उसे ऊपर उठा लेता है, पर फेंग उसे रोकने लगता है। तो वो उससे कहता है, बोलो मत, अब मैं ही तुम्हारी बॉडी को कंट्रोल कर चाहूँ। और
यहाँ हमें पता चलता है कि वो मॉन्स्टर फेंग की बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है, जिसे रोक कर फेंग हानियो को वहां से जाने को कहता है। हानियो रोते हुए उसे गले लगाकर कहती है, नहीं मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। वहीं दूसरी तरफ उसे खून की नदी में एक लाइटनिंग विजन क्रिएट होती है और एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होता है और उसे खून की नदी में एक छोटा सा लाइटनिंग सर्कल करता है और एक लाइटनिंग विजन क्रिएट होती है। साथ ही एक स्ट्रॉन्ग ऑरा भी रिलीज होती है। अब आगे हम देखते हैं उसके कारण फेंग को दर्द होने लगता है। अभी हम उसे खून की नदी में फेंग का मैजिकल फर्नेस अपीयर होता हुआ देखते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि वो खून की नदी नहीं बल्कि फेंग का ही स्पिरिचुअल वॉल होता है, जहाँ फेंग को होश आता है तो वो वहाँ पर हानियो को बेहोश देख उसे उठाता है। तो वो हानियो नहीं बस उसका एक इल्यूजन होता है, जिसके बाद उसे वहाँ पर अपने सारे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स भी दिखाई देने लगते हैं। तभी वो डीमन मॉन्स्टर वहाँ आकर उसे बताता है, तुमने खुद जीने के लिए इनका खून चूस कर इन्हें मार डाला। और उसके ये कहते ही सब उसे खून की नदी में मिल जाते हैं। वही वो डीमन मॉन्स्टर जैसे ही फेंग को उन्हें खाने को कहता है तो फेंग उससे गुस्से से एक पंच मारता है और कहता है, मेरी बॉडी से बाहर निकल जाओ। जिस पर वो डीमन मास्टर कहता है, ये बॉडी एक्चुअल में मेरी है, इससे बाहर तो तुम जैसे डरपोक को निकलना चाहिए। जिस पर फेंग उससे कहता है, तुम मेरी कल्टीवेशन के बस एक हॉट डेविल हो और कुछ नहीं। जिस पर वो मॉन्स्टर हंसते हुए कहता है, तुम मुझे सच में एक हॉट डेविल मानते। और वो फेंग के चाइल्डहुड वर्जन में खुद को कन्वर्ट करके उससे कहता है, पर एक्चुअल में रियल फेंग तो मैं हूँ। जिसे देख फेंग को याद आता है कि ये उससे की डेविल साइड है जो जन्म से ही उसके साथ था। पर जब जब लुश उसे बुली किया करते थे तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता था, पर वो उस गुस्से को बाहर नहीं निकाल पाता और उससे गुस्से और नफरत को अपने अंदर रखने से उसकी डेविल साइड और भी ज्यादा पावरफुल होने लगी और साथ ही उससे ही बुली करने लगी, जिसे फेंग याद करके चौंक जाता है। तभी वो डेविल साइड उससे कहता है, तो फाइनली तुम्हें याद आ ही गया, पर तुम क्या सोचते हो, ब्रेक थ्रू करके मुझसे आगे निकल जाओगे। और एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करता है। तो फेंग से कहता है, इसका मतलब तुम हॉट डेविल नहीं हो। तो वो डेविल साइड उससे कहता है, इतने सालों से मैंने तुम्हारे कारण बहुत सफर किया है और तुमने ब्रेक थ्रू करके थोड़ा सा लेवल अपना क्या इंक्रीज कर लिया। मास्टर की मौत का बदला लेना ही भूल गया, साथ ही उस जाओ शान तक को हैंडल नहीं कर पाए। तो फेंग कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, अंकल हान कॉन्ग ने मुझसे कहा था अभी के लिए रिवेंज को भूल जाओ। जिस पर वो डेविल साइड उससे कहता है, ये बस एक एक्सक्यूज है, तुम खुद को देखकर कंफर्टेबल फील करना चाहते हो। और ये सब कहकर वो डेविल साइड उससे अपने झांसे में लेने की कोशिश करता है कि मैं तुमसे ज्यादा टैलेंटेड और समझदार हूँ, तो मुझे मास्टर की मौत का बदला लेने दो और साथ ही मुझे ही अपनी बॉडी को कंट्रोल करने दो। और उस पर प्रेशर डालने लगता है, जिससे फेंग को हानियों की बात याद आती है, जिससे कहती है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जिसे याद करके फेंग उस डेविल साइड के झांसे में नहीं आता और इसका हाथ पकड़ कर अपनी मास्टर शिंग्यू को याद करने लगता है। जब शिंग्यू ने उसके डेविल साइड को कैद कर दिया था और इससे कहा था कि मैं उम्मीद करता हूँ इससे तुम फ्यूचर में अपनी सोच को बदलोगे। जिसके बाद वो डेविल साइड फेंग के बॉडी के अंदर चली जाती है। वही फेंग ये सब सोचकर हंसने लगता है और कहता है, तुमने मेरी बॉडी को पाने के लिए कितनी मेहनत की, पर अफसोस तुम उसे पा नहीं सके। और फिर फेंग को सब कुछ समझ आ जाता है और वो उस डेविल साइड से कहता है, तुम और मैं एक ही है, पर जन्म से ही तुम्हारे पास कोई कंसिस्टेंस नहीं, जो कि तुम्हारी सोच पॉजिटिव नहीं है, इसलिए मास्टर तुम्हें खुद ये बात समझाना चाहते थे। जिस पर वो डेविल साइड कहता, पर आखिर इसका पॉइंट क्या है। जिस पर फेंग कहता, और तुम ये सब नहीं समझ पाए इसलिए तुम कभी भी मास्टर की कैद किए हुए शील्ड से बाहर नहीं निकल पाए। जिसे सुनकर उस डेविल साइड को काफी ज्यादा गुस्सा आता। तो फेंग से कहता, इसलिए तुमने यहाँ पर आने के लिए ड्रैगन ब्लड का यूज किया, पर तुम इस ड्रैगन ब्लड को भूल जाना क्योंकि इसी मास्टर ने मुझे सौंपा है। जिस पर वो डेविल साइड कहता, वो हमेशा तुम्हारी साइड ही रहते थे, आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी है। और गुस्से से वो फेंग पर अटैक करने जाता है, पर फेंग उसके अटैक को डॉज कर लेता है, जिससे वो दूर जा गिरता। तो फेंग उससे कहता, आज से मैं तुम्हारी नफरत को समझूंगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम भी मेरे एक्सपीरियंस को समझोगी और अच्छे से बिहेव करोगी। पर उसका डेविल साइड फिर से उस पर अटैक करता है और फेंग से लड़ने की काफी कोशिश करता है और फेंग को उसकी किसी भी अटैक से कुछ भी नहीं होता। इनफैक्ट वो उससे कहता है कि क्या तुमने इनफ खेल लिया, और उसे फिर से एक अंडे जैसे शील्ड में कैद कर देता है। तो उसके डीमन साइड गुस्से से उसे बाहर निकालने को कहता है। तो फेंग उसे जैसे ही बाहर निकालता है वो उस पर अटैक कर देता है, पर फेंग वहां से गायब हो जाता है और उसके हाथ पैर को बांध कर उसे एक पंच मारता है। तो वो चिल्लाते हुए उससे कहता, मुझे इस तरह से तो आज तक मास्टर
मास्टर ने भी कभी नहीं मारा। जिस पर फेंग कहता है, पर अगर तुमने फिर से ऐसे कोई भी हरकत करने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें बहुत पीटूंगा। जिसे सुनकर उसका डबल साइड रोने लगता है। तभी वहां पर एक इनविजिबल स्टैचू अपीयर होती है, जिसे देख फेंग चौंक जाता है। तो वही उसका डबल साइड उसे देख फेंग से कहता है, नहीं हो सकता, क्योंकि ये एंशियंट मैजिकल फर्नेस तो हमेशा से मुझे सिखाया करती थी। दूसरी तरफ उस इनविजिबल स्टैचू की अपीयर होने से फेंग की बॉडी से एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होती है, जिसे देख हान्यू परेशान होने लगती है। पर तभी फेंग अपने असली रूप में आ जाता है। ये देख हान्यू काफी खुश होती है। अब आगे हम देखते हैं, उस स्टैचू को देख फेंग अपने डबल साइड से पूछता है, क्या तुम इसे पहचानते हो? तो उसका डबल साइड से कहता है, एंशियंट फर्नेस तुम्हें प्रैक्टिस स्किल्स बता रही और तुम अभी तक इसे समझ ही नहीं पाए। छोड़ो, रहने दो, तुम्हें ये समझ नहीं आएगी। जिस पर फेंग उस स्टैचू को देख कहता है, इसका मतलब ये गोल्डन स्क्रिप्चर से रिलेटेड है। और फिर अपने डबल साइड को चिढ़ाते हुए कहता है, ये तो बस बेसिक ट्रेनिंग है। जिसे सुनकर उसका डबल साइड गुस्से से कहता है, तो तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तो फेंग उसे थैंक्स कहकर बैठकर कल्टीवेट करने लगता है। तो फिर से उसकी डबल साइड उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर तभी फेंग एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करता है और उस स्टैचू को अब्सॉर्ब कर लेता है, जिससे उसकी लेवल्स इंक्रीज हो जाती है और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज करता है। जिसे देख उसका डबल साइड कहता है, तुम इतना फास्ट कल्टीवेट कैसे कर सकते हो? तो फेंग अपनी कल्टीवेशन कंप्लीट करके उससे कहता है, 10 सालों तक मैंने दिन रात गोल्डन स्क्रिप्चर्स की प्रैक्टिस किया और ये हेवन एंड फाइटिंग ड्रैगन एलिफेंट टेक्निक गोल्डन स्क्रिप्चर से क्या ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। और ये कहकर वो अपनी पावर्स का यूज करके एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सील क्रिएट करता है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। वहीं दूसरी तरफ सारे एल्डर्स अपने अपने डिसिपल्स को उसी मैजिकल पोर्टल के जरिए देख रहे होते हैं। तो वही एल्डर ज़ो बुफान एल्डर ली से पूछते हैं, फेंग का कुछ पता चला? तो एल्डर ली कहते हैं, नहीं, ये बात आपने 5 बार पूछ ली। और फेंग जिस माउंटेन के ऊपर से नीचे कूदा था वो जगह अनजान थी। वहां की नदी में मुझे फेंग का नामो निशान भी नहीं मिला। जिसे सुनकर एल्डर ज़ो बुफान काफी मायूस होकर कहते हैं, तो क्या शिंग्यू का डिसिपल? वही ये सब सुनकर यूशी खुश हो रही होती है कि अच्छा ही होगा वो मर जाए। तो फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फेंग आंखें खोलकर हानियो को देखता है, तो वो उसके पास बैठे बैठे ही सो गई होती है। दूसरी तरफ हम चांगलिंग और बाकी लोगों को जाते हुए देखते हैं, जहाँ शिन मॉलिंग काफी घायल होता है, उससे उसकी पार्टनर अपने साथ लेकर जा रही होती है। तो चांगलिंग इनसे गुस्से से कहता है, जल्दी से यहाँ से निकलो, नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। वहीं दूसरी ओर मैंग उन्हें एक पेड़ के ऊपर से छुपकर देख रहा होता है और कहता है, अब मैं भी देखता हूँ तुम यहाँ से बचकर कैसे भागते हो। दूसरी तरफ जाओ शान अपने साथियों से कहता है, आइस जेड लोटस यहीं कहीं आसपास होगी, तो सब अलग अलग जाकर इसे ढूंढो। वहीं दूसरी तरफ हम फेंग और हानियो को जाते हुए देखते हैं, जहाँ फेंग हानियो से कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैंने मास्टर की सीक्रेट टेक्निक का यूज करके अपने डबल साइड को कंट्रोल कर लिया है। जिसे सुनकर हानियो काफी खुश होकर कहती है कि सच में? तो फेंग कहता है, हाँ, और मैंने 9th लेवल को भी ब्रेक थ्रू कर लिया। हानियो को एक फ्रूट देता है। तभी उसका डबल साइड बाहर आकर उससे कहता है कि इसी एक्सपीरियंस की तुम बात कर रहे थे, पर मुझे इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। और सामने देख कहता है, असली फूड तो सामने से आ रही है। जिसे फेंग देखता रहा, पानी की लहरें उसी की ओर काफी तेजी से आ रही होती है। जिसे फेंग अपनी पावर्स के जरिए हटाता है। उससे एक क्रोकोडाइल मॉन्स्टर दिखता रहा थी। उससे एक क्रोकोडाइल का झुंड चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिसे हानियो अपने हंटर से फ्रीज कर देती है। तो फेंग उस मॉन्स्टर को देख हानियो से कहता है, इसे तो मुझ पर छोड़ दो, और उस क्रोकोडाइल मॉन्स्टर के साथ फाइट करने लगता है। तो दूसरी तरफ हानियो भी उन क्रोकोडाइल्स के झुंड से फाइट कर रही होती है। वहीं दूसरी ओर फेंग और इस क्रोकोडाइल मॉन्स्टर के बीच काफी जबरदस्त मुकाबला हो रहा होता है। तभी फेंग अपनी पावर्स के जरिए उस क्रोकोडाइल मॉन्स्टर पर इंजांग सील के जरिए अटैक करता है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। तभी फेंग का डबल साइड बाहर आकर उससे कहता है, जाओ और उसे फुल्ली एब्सॉर्ब करो, क्योंकि हेवन एंड अर्थ फाइटिंग ड्रैगन एलिफेंट टेक्निक को एसेंस और ब्लड को भी एब्सॉर्ब करने की जरूरत होती है। लगता है तुम फर्स्ट से में ही नफरत भूल गए। जिसे सुनकर फेंग फर्स्ट से उस क्रोकोडाइल मॉन्स्टर की ओर जाता है। वहीं दूसरी ओर हानियो भी उन क्रोकोडाइल्स के झुंड को खत्म कर देती है और आगे देखते हुए कहती है, फेंग तुम ठीक तो हो? तभी फेंग आगे की फॉग से बाहर निकल कर आता है और उसे बताता है, यहाँ अंदर में आइस कंडेंसेशन फ्लावर नाम का एक स्पिरिचुअल ट्रेजर
नजर आ और उससे ये क्रोकोडाइल प्रोटेक्ट कर रहे थे। तो अगर तुम उसे हासिल करके अब्सॉर्ब कर लो तो तुम्हारी रिलम काफी इंक्रीज हो जाएगी। जिस पर हानियो कह दिया, पर मुझे अब दुल्हारी लेवल तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ करना होगा और उस ट्रेजर को लेने के लिए वहां से जाने लगती है। तभी फैंग का डेविल साइड बाहर आता है जो उससे कहता है एक क्रोकोडाइल मॉन्स्टर को अब्सॉर्ब करने से क्या होगा, इसलिए तुम इन सारी क्रोकोडाइल्स के जून की ब्लड एसेंस को अब्सॉर्ब कर लो। जिसे सुनकर फैंग उसके कंट्रोल में आ जाता है और जैसे ही उनकी ब्लड एसेंस को अब्सॉर्ब करने जाता है हानियो उसे आवाज देती है। तो फैंग कहता है मैं आता हूँ और अपनी डेविल साइड से कहता है तुम्हें मुझे इस तरह से कंट्रोल करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने इसे रिजेक्ट नहीं किया है। और उन क्रोकोडाइल्स के जून की ब्लड एसेंस को अब्सॉर्ब करके अपनी डेविल साइड से पूछता है ये भी नफरत की ऑरा को कंटेन करती है, इसलिए तुमने मुझे इन्हें अब्सॉर्ब करने को कहा क्यों, है ना। जिस पर उसकी डेविल साइड कहती है हाँ, और अभी तो हमारा सफर बहुत लंबा है, और उसके बॉडी के अंदर चला जाता है। तो फैंग भी वहां से जाने लगता है। अब आगे हम देखते हैं शीन मॉलिंग काफी ज्यादा घायल होता है तो उसकी पार्टनर उससे एक पील खिलाती है। तो वो उससे कहता है मुझे चांगलिंग से अकेले में कुछ बात करनी है। जिसे सुनकर उसकी पार्टनर वहां से चली जाती है। तब वो दोनों फैंग और जाओशान के बारे में ही बातें करने लगती है। जिसे सुनमी चुप कर सुन रहा होता है। तभी जाओशान उसके पास आता है तो वो उससे उन दोनों के बारे में बताता है कि ये लोग अब से बचकर यहाँ से निकलना चाहते हैं। जिसे सुनकर जाओशान उनके सामने जाता है और कहता है अच्छा तो तुम मुझसे बचकर भागना चाहते हो, और चांगलिंग पर अटैक करता है। जिसे साइड करके शिन मॉलिंग उसके अटैक को रोकते हुए खुद ही घायल हो जाता है और उससे डील करने की कोशिश करता है कि अगर तुम हमें जाने दो तो हम तुम्हें अपना सारा वेपन और सारी ट्रेजर्स दे देंगे। जिसे सुनकर चांगलिंग भी जाओशान से यही कहता है, पर जाओशान उनकी एक नहीं सुनता और एक एक करके उन दोनों को मारकर दूर फेंक देता है और कहता है आज तुम शियानगन सेक्ट के सारे डिसिपल्स यहीं पर मारे जाओगे, जिसके बाद हमारा जिनजान सेक्ट नंबर 1 सेक्ट बन जाएगा। तभी उसे पीछे से पेंग की आवाज सुनाई देती है जो उससे कहता है अच्छा ऐसा क्या, पर उसके लिए पहले तुम्हें मुझसे परमिशन लेनी होगी। जिसे सुनकर जाओशान उस पर अटैक करके बाहर आने को कहता है। तो फेंग काफी तेजी से बाहर आता है और उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। जिसे देख सब चौंक जाते हैं। वही दूसरी तरफ एल्डर ज़ू बुफान वहां से जा रहे होते हैं, पर तभी एल्डर ली को फेंग का नाम लेता सुनकर वापस जाकर फेंग को देखने लगते हैं। वही फेंग को देख यूशी कहती है ये तो काफी लकी है। वही बाकी सब फेंग को जिंदा देख काफी खुश होते हैं। दूसरी ओर जाओशान फेंग से कहता है ना सिर्फ तुम वापस आ गए बल्कि तुमने अपनी स्ट्रेंथ को भी काफी इंक्रीज कर लिया है, तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डर जाऊंगा। और हंसते हुए कहता है पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस स्ट्रेंथ के साथ मेरे सामने आने की, क्या तुम मौत की तलाश कर रहे हो। जिस पर फेंग कहता इसे ये नहीं कहा जाता। तभी जाओशान फिर से बियर में बदलकर फेंग पर अटैक करता है। तो दूसरी तरफ से फेंग भी उसके अटैक को रोकने लगता है। ये देख जाओशान कहता है आखिर एक 9th रिलम कल्टीवेटर डिवाइन गेट अटैक को कैसे रोक सकता है। जिस पर फेंग से कहता है तुम मेरी नफरत को इमेजिन भी नहीं कर सकते। जिसके बाद जाओशान उस पर काफी पावरफुली अटैक करता है जिससे लगातार एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होने लगती है। यही देख शिन मॉलिंग चांगलिंग से कहता है फेंग के पास एक्चुअल में इस तरह की पावर से जाओशान भी हैंडल नहीं कर पा रहा। जिस पर चांगलिंग काफी एरोगेंटली कहता है तुम बस उसके हारने का इंतजार करो ताकि जब सही टाइम आए तो हमें उसका बेनिफिट मिल सके। ही दूसरी तरफ उन्हें फाइट करता देख सारी एल्डर्स काफी हैरान होते हैं। जहाँ एल्डर वांग फेंग को देख कहते हैं आखिर ये इतने दिन गायब होकर क्या कर रहा था कि अब ये जाओशान को भी हैरानी के काबिल हो गया है। जिस पर यू कहती है चैन फेंग बहुत ही टफ लड़का है, ना कि किसी के नेफ्यू के जैसा जिसके पैर मुसीबत को देखते ही कांपने लगते हैं। तो यूशी उससे गुस्से से कहती है ये तो बस उसकी टेम्पोररी लग है, और साथ ही चांगलिंग की टैलेंट फेंग से कहीं ज्यादा आ गया। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं फेंग जाओशान के अटैक को ब्लॉक कर देता है। जिसे देख जाओशान गुस्से से अपनी पावर्स को बढ़ाते हुए अपनी साइज इंक्रीज कर लेता है। जिसे दूसरी तरफ से एल्डर वांग देख कहते हैं जाओशान बस कुछ दिनों में ही अर्थ बियर ब्लड लाइन की फर्स्ट स्टेज को ब्रेक थ्रू कर चुका है। जिसे सुनकर यू हैरान होकर कहती है लगता है अब फेंग खतरे में है। दूसरी तरफ जाओशान अपनी पावर्स के जरिए फेंग के आगे पत्थर क्रिएट करने लगता है। जिसे देख फेंग पीछे की ओर
चला जाता है तो उसका डेविल साइड उससे कहता है और तो बियर ब्लड लाइन इसे खत्म कर दो। और जैसे ही जाओ शान पीछे से उस पर अटैक करने के लिए आता है तो उसका डेविल साइड कहता है इसे तुम मुझे हैंडल करने दो, मैं इसे अपने बस एक मूव से खत्म कर दूंगा। पर फैंग कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है और जिनजांग सील के जरिए जाओ शान पर अटैक करता है, जिसे जाओ शान रोकने की काफी कोशिश करता है पर रोक नहीं पाता और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे घायल होकर जाओ शान नीचे जा गिरता है। और जैसे ही खड़ा होता है फैंग उसके ब्लड एसेंस को अब्सॉर्ब करने लगता है। तभी उसका डेविल साइड बाहर आकर कहता है ये तो काफी डिलीशियस है। यही देख जाओ शान उससे पूछता है ये तुम क्या कर रहे हो, और बेहोश होकर नीचे गिर जाता से देख दूसरी तरफ एल्डर वांग कहते हैं मेरे जिनजांग सेक्ट की 4th स्टेज डिफाइन गेट जीनियस को फैंग ने हरा दिया। वही ये सब देख एल्डर जो वुफान एल्डर ली से कहते हैं मैं अभी जाकर इसके बारे में चेयरमैन और जो लाओ को रिपोर्ट करता हूँ, तब तक मैं आप पर ये कंपटीशन छोड़ता हूँ। और वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं फैंग जाओ शान के ब्लड एसेंस पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर रहा होता है कि तभी हानियो से पूछती है ये तुम्हें क्या हो गया है। तो फैंग से कहता है हानियो देखो मैंने जाओ शान को हरा दिया। वही उसकी हरकतें देख हानियो काफी कंफ्यूज्ड लग रही होती है। हम देखते हैं फैंग बाकियों के साथ उसी जंगल में आगे बढ़ रहा होता है और रुक कर उन्हें बताता है कि एल्डर्स ने जैसा कहा था उसके मुताबिक वो आइस जेड लोटस यही कहीं आसपास होगी। तभी वहाँ वी मैंग अपने साथियों के साथ आता है और फैंग को देख चौंक जाता है। तो वही फैंग को देख चाओ शू दौड़ते हुए उसके पास जाकर कहती है फैंग तुम अब भी जिंदा हो, अच्छा हुआ तुम ठीक हो। जिसे देख शिन मॉलिंग कहता है जिनजांग सेक्ट। तभी हानियो फैंग से कहती है भले ही ये लोग तुम्हारी फ्रेंड्स है पर हॉली लैंड में तुम्हें इन्हें बस अपना एक ओपोनेंट समझना चाहिए। इसे सुनकर फैंग मुस्कुराने लगता है और चाओशू को उसके ब्लड बर्निंग पील के लिए थैंक्स कहता है, जिस पर चाओशू कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम जिंदा हो बस यही मेरे लिए काफी है। तभी वी मैंग भी फैंग को थैंक्स कहता है क्योंकि जाओ शान के ना होने से उसके भाई की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। जिस पर फैंग कहता है हाँ ये प्रॉब्लम सॉल्व होनी ही चाहिए क्योंकि ये प्रॉब्लम स्टार्ट भी मेरी वजह से ही हुई थी। तभी फान जून भी फैंग से माफी मांगती है क्योंकि वो उसकी मदद नहीं कर पाई थी जब जाओ शान उसे मार रहा था। तभी फैंग शिन मॉलिंग और बाकी सबको आता देख वे मैंग और उन दोनों को जाने को कहता है क्योंकि इस कंपटीशन में जिनजांग सेक्ट ऑलरेडी हार गई है। जिसे सुनकर वो लोग वहां से जाने लगते हैं और शिन मॉलिंग अपने पार्टनर रेन शाओ और चांगलिंग के साथ उन्हें घेर लेता है और कहता है जाओ शान ने हमें जितना टॉर्चर किया क्यों ना तुम भी उसका थोड़ा सा पेन टेस्ट कर लो। तो फैंग उनके आगे आकर होता है और शिन मॉलिंग को उन्हें जाने देने को कहता है पर वो उसकी बात नहीं मानता और कहता है इन लोगों को तो आज यहाँ मरना ही होगा और उस सुम्मी नाम के बंदे को भी मुझे अच्छा सबक सिखाना है। और उन लोगों पर अटैक करने जाता है पर फैंग के अटैक से पीछे की ओर चला जाता है। तभी उसकी पार्टनर रेन शाओ भी वी मैंग और चाओशू पर अटैक करने जाती है पर फैंग उन तीनों को अकेले ही हैंडल कर लेता है जिससे वो तीनों ही पीछे की ओर चले जाते हैं। फैंग वी मैंग और उन दोनों से कहता है तुम लोग यहाँ से जाओ, इन्हें मुझ पर छोड़ दो। जिसे सुनकर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। वही ये देख शिन मॉलिंग फैंग से कहता है तुम दुश्मनों के साथ कोऑपरेट करके अपनी खुद के टीममेट्स पर अटैक कर रहे हो। जिस पर फैंग भी उससे गुस्से से कहता है अगर मैं दुश्मनों के साथ कोऑपरेट करता तो जाओ शान मुझसे कैसे हारता, और अभी हमारे लिए सबसे जरूरी आइस जेड लोटस है और अगर तुम अब भी उनके पीछे गए तो मैं तुम लोगों से आखिर तक मुकाबला करूंगा। और एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करने लगता है। ये देख वो लोग शांत हो जाते हैं। वही दूसरी तरफ यूशी फैंग को शिन मॉलिंग और उन दोनों पर अटैक करता देख गुस्से से कहती है फैंग एल्डर जो बुफान के बनाए हुए रोज को तोड़ रहा है तो उससे पनिशमेंट तो मिलनी ही चाहिए। जिस पर एल्डर ली कहते हैं फैंग उन सबको बचाने के लिए ये सब कर रहा है तो चेयरमैन उसे पनिश नहीं करेंगे। जिस पर एल्डर वांग कहते हैं हाँ सही कहा, फैंग जाओ शान से ज्यादा टैलेंटेड और नॉलेजेबल है इसलिए मुझे भी फैंग काफी अच्छा लगा। जिसे सुनकर यू कहती है आपको नहीं लगता फैंग बिल्कुल अपने मास्टर शिन्यू के जैसा है। जिसे सुनकर यूशी को काफी गुस्सा आ रहा होता है। दूसरी तरफ हम फैंग और हानियो को आइस जेड लोटस को ढूंढते हुए देखते हैं तो वह ये शिन मॉलिंग और वो दोनों खड़े होते हैं तो हानियो उन्हें भी उनकी मदद करने को कहती है। जिस पर शिन मॉलिंग
फेंग कहता है मैं इनर सेक्ट का सीनियर हूँ, तो यही सब मेरा काम नहीं है। तो हान यू गुस्से से उससे कहती है तुम अब भी अपने आप को सीनियर कह रहे हो, जबकि फेंग तुमसे स्ट्रेंथ में कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग और टैलेंटेड है। जिस पर शिन मॉलिंग की पार्टनर रेन शाओ उससे कहती है सीनियर बस बहुत ज्यादा घायल है, इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं। जिसे सुनकर हान यू को काफी गुस्सा आता है और फेंग उससे उनके मुंह लगने से मना करता है और आगे के पत्थरों को चेक करता है तो वो उसे गर्म लग रही होती है। तभी उसका डेविल साइड बाहर आकर उससे कहता है ये तो काफी डिलीशियस आ रहा है और फेंग को बताता है कि इसके अंदर एक लावा कीव है, तो हमें अंदर जाना चाहिए। जिसे सुनकर फेंग सोचने लगता है और अपनी डेविल साइड की बात मानकर उस दीवार को अपनी पावर्स के जरिए तोड़ देता है और सबको उसके अंदर चलने को कहता है। जिसे सुनकर सब उसके साथ उस गुफा के अंदर जाते हैं, जहाँ चांगलिंग काफी खुश होकर आगे जाकर देखता है उससे लावा पॉन्ड में आइस जेड लोटस दिखता है। जिसे देख हान्यू भी काफी खुश होती है और कहती है ये कितना खूबसूरत था। जिस पर फेंग से कहता है हमें इस लावा को अवॉइड करने के लिए लॉन्ग जंप लगानी होगी, तभी हम आइस जेड लोटस को ले पाएंगे, पर मेरी स्ट्रेंथ के जरिए मैं लॉन्ग जंप नहीं लगा सकता। तभी शिन मॉलिंग चांगलिंग से कहता है अब वक्त आ गया है तुम्हें इस आइस जेड लोटस को लेने के लिए अपने सेलेशियन हॉर्स मार्शल सोल टेक्निक का यूज करना होगा, और उसके पास जाने लगता है। तो उसकी पार्टनर रेन शाओ उससे कहती सीनियर आप अब भी बहुत घायल हो और वैसे भी जिनजांग सेक्ट ने हार मार दिया है, तो क्यों ना पहले आप खुद को हील कर लो। तो शिन मॉलिंग चांगलिंग से कहता है जो रेन शाओ कह रही है वो बिल्कुल सही है, पर चांगलिंग उसकी बात नहीं सुनता और कहता है तुम रहने दो मैं खुद ले लूंगा, और ऊपर की ओर जाकर एक फ्लाइंग बोट क्रिएट करता है और आइस जेड लोटस को लेने जाते काफी खुश होकर कहता है अच्छा हुआ मैं रेडी था, और फेंग से कहता है आइस जेड लोटस बस मेरा है। जिसे देख फेंग कहता है इनर सेक्ट स्पिरिट वेपन फ्लाइंग बोट, और गुस्से से कहता है चांगलिंग आखिर तुमने सेक्ट से और कितनी बेनिफिट्स लिया। तई दूसरी तरफ उन्हें देख एल्डर वांग कहते हैं आइस जेड लोटस जहाँ मौजूद है वो एक्चुअल में एक फॉरबिडन लैंड है जिससे वाटर मिरर हमें दिखा नहीं सकते। यूशी सोचते हुए कह रही होती है कि चांगलिंग के पास फ्लाइंग बोट था तो वो ऑलरेडी आइस जेड लोटस को हासिल कर चुका होगा। फाइनली इतने सालों के इंतजार के बाद हम अपने ही मुकाम तक पहुंचेंगे। दूसरी तरफ चांगलिंग जैसे ही उस आइस जेड लोटस को लेने जाता है तो लावा के छींटे ऊपर आते हैं। जिसे देख वो सबको बताता है कि इसके अंदर कुछ है। तभी उस लावा के अंदर से एक जियाओ ड्रैगन बाहर आता है और चांगलिंग पर अटैक कर देता है। जिसे देख फेंग कहता है ये तो एक जियाओ ड्रैगन है और ये जरूर डिवाइन गेज लेवल का ड्रैगन होगा, और ये कहकर वो हान्यू को लेकर भागते हुए सबको वहां से चलने को कहता है। वहीं उन्हें भागता देख शिन मॉलिंग और रेन शाओ भी उनके पीछे जाते हैं। वही उस जियाओ ड्रैगन को देख चांगलिंग डर से कांप रहा होता है। तभी वो जियाओ ड्रैगन जैसे ही दहाड़ते हुए उस पर अटैक करने जाता है। चांगलिंग एक मैजिकल वेपन का यूज करके लावा से बाहर आ जाता है और डर कर वहां से भागते हुए जाने लगता है। ये देख वो जियाओ ड्रैगन भी लावा के अंदर चला जाता है।